ये इंसान सोच और ये दिल दहला देने वाले मनाजर दुनिया न देखती। और लोगों का एक समंदर था और पूरी लीडरशिप थी, हम भी उनके पीछे पीछे। टीम गेम में वही कामयाबी होती है जो दिल के साथ खेले। कभी बूंदाबांदी हो रही है, कभी ठंडी हवा चल रही है। आवाज मैं न दूंगा। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मैं हूं फ़हीम खान। नाज़रीन, कल रात को एक ऐसा सानहा, एक ऐसा हादसा, एक ऐसा वाक़या जो है वो फ़लस्तीन में हुआ है जो कि इंसानी तारीख़ के अंदर सदियों से नहीं मिलता है। यानी अगर मंगोलों की तारीख़ देखी जाए तो सुना जाता था कि जी मज़लूमों को ज़िंदा जला दिया और अजीब व गरीब माहौल हुआ करता था उस ज़माने में। इंसानियत कल रात से अपना सीना पीट रही है कि ये हो क्या रहा है और ये हुआ क्यों है, किसी के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सहरिश के आप एक जंग अगर लड़ी जाती है तो उसके कुछ कवानीन होते हैं, कुछ कवायद होते हैं, कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जो कि जंग में लिए जाने जायज़ होते हैं और कुछ नहीं होते। ये बात गलत है कि लोग कहते हैं, गलत तासुर है कि जी मोहब्बत और जंग में जो हो जायज़ हो। नहीं, मोहब्बत और जंग में जो हो वो जायज़ होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो कर दिया वो जायज़ हो गया है। फ़हीम, ये तो खैर हमारा दीन इस्लाम जिससे बेहतरीन दीन ही कोई नहीं है। अगर उसकी तालीमात की रोशनी में देखा जाए तो ख़वातीन और बच्चों का तो किरदार ही नहीं है इस तरह जंगों में, किस तरह उन पर इतना जुल्म किया जाए या फिर उनको ड्रैग किया जाए। अब आप ये देखेंगे कल जो कुछ हुआ है अस्पताल के अंदर, उन्होंने जिस तरह से मिसाइल अटैक किया है, तकरीबन 500 के करीब अफराद उसमें फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। और ये पहली बार है। सहरिश 1000 हो गई ये तादाद। रात में पहली खबर थी 500, आज सुबह 1000 की तादाद हो गई है। अब आप ये देखें फ़हीम कि पहली बार है मेरा ख्याल है कि तारीख में, मैंने भी ये विजुअल्स इससे पहले कभी नहीं देखे कि अस्पताल के डॉक्टर्स या इंतजामिया खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उनके इर्द गिर्द लाशों का ढेर लगाओ और आप अंदाजा लगाएं कि वो मासूम बच्चों की लाशें जिन वालिदैन ने उनको हाथों में पकड़ा हुआ है कि उनको देख के दिल खून के आंसू रो रहा है कि यार ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम इंसानियत के हुकूक के अलमबरदार हैं, इंसानी हकूक की बात करने वाले हैं, खित्ते में हम की बात करते हैं और आशीर्वाद एक जालिम को ये दे रहे हैं कि इनके पीछे खड़े हैं कि वो जुल्म करता रहे, उसको मना नहीं कर रहे, फिर मिलने भी पहुंच जाते हैं। आप इस सारी सूरत हाल में उन बच्चों को देखें जो रोते हुए जा रहे हैं कि अरब्स कहाँ हो, कुछ करो हमारे लिए। पूरी कोशिश की जा रही है, फतवे आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जालिम है कि उसके पीछे ताकतवर खड़े हैं, वो टस से मस नहीं हो रहा। ऐसा ही है जी। और फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं नाजरीन। इजराइल ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। गाजा के अस्पताल पर बमबारी में शहदा की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई। 5000 से ज़ायद बेकसूर फ़लस्तीनियों का लहू बहाने के बाद भी सहूनी रियासत की प्यास नहीं बुझी। अरब दुनिया का ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल। उर्दन, मिस्र और फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ ने बुध को अमरीकी सदर से तयशुदा मुलाकात मनसूख कर दी। लबनान में अमरीकी सिफारतखाने पर मुज़ाहिरा। रुपए की कदर में बेहतरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, लेकिन अशिया खुर्दनोश के दाम अब भी बेलगाम। मौशी बेहतरी के समरात आवाम तक कब पहुंचेंगे, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा बड़ा अपसेट। नीदरलैंड ने जनूबी अफ्रीका को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। डच कप्तान की शानदार परफॉर्मेंस, टूर्नामेंट पूरी तरह ओपन हो गया। और लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी के नवासे भी नाना के नक्शे कदम पर। सोशल मीडिया पर एहतशाम की आवाज़ की धूम, आज दुनिया बोल में होंगे वो मेहमान। ये हैं जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज बातचीत करेंगे। अब आ जाते हैं ट्रेंड्स की तरफ। और अनडाउटेडली सभी को पता है कि जो जुल्म कल किया गया है गाजा में फ़लस्तीनियों पर, पहला हैशटैग भी इसी हवाले से है और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है। इंसानियत के दुश्मन इजराइल की गाजा पर वहशियाना दरिंदगी जारी है। अस्पताल पर बमबारी से ख़वातीन, बच्चों समेत 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हैं। इमारत मलबे का ढेर बन गई है। फ़लस्तीनी सदर का 3 रोज़ा सोग का ऐलान भी आ गया है।
पाकिस्तान, तुर्किया, कनाडा, सऊदी अरब, मिस्र, अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी दुनिया की अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत सामने आ रही है। और इस सारी सिचुएशन में हम ये भी देख रहे हैं कि वो लोग सिर्फ जो इसको मिज़ाइल अटैक या फिर बमबारी का नाम दे रहे हैं, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि नस्ल कुशी है, ये सिर्फ हमले नहीं है, इनको जेनोसाइड बाकायदा कहा जा रहा है। और आलमी बरादरी से यही अपील की जा रही है कि प्लीज़ फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़े हों और इस जुल्म को रुकवाएं। बिल्कुल जी, यही ज़रूरी है कि एटलीस्ट हम हक और सच की आवाज़ तो बन सकें, क्योंकि इस वक्त इस आवाज़ की बहुत ज़रूरत है। और ये आवाज़ कब शोर में तब्दील होगी, और ये शोर जो है वो इन इजराइलियों के मज़ालिम जितने भी हो रहे हैं, जितने भी मज़ालिम हो कर रहे हैं, उनको खामोश करवाएगा। खैर, दुआ हमारी बिल्कुल हमारे फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ है, अल्लाह पाक उनका हामी और नासिर हो। अगले हैशटैग की जानिब बढ़ेंगे, वो है साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड। जी हाँ, साउथ अफ्रीका नेदरलैंड भी ट्रेंड में शामिल है। और आईसीसी वर्ल्ड कप में कल दूसरा बड़ा अपसेट हो गया है। भारतीय धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में नेदरलैंड की टीम ने जनूबी अफ्रीका को बेबस कर दिया। 246 रन का हदफ और उसके ताक़ुब में पूरी टीम 207 रन पर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका को 38 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ट्रेंड में सार्फिन ने नेदरलैंड की जीत का जश्न मनाते हुए खूब नेदरलैंड की टीम को और उनके कप्तान को सराहा है। बहुत ही ज़बरदस्त उनकी कप्तानी भी रही, बेहतरीन मैच, और यकीनन नेदरलैंड के लिए तो एक एजाज़ की बात है, बल्कि हम लोगों के हैरानी की बात है। एनी और तीसरे हैशटैग की तरफ हमारे लिए हैरानी की बात ये थी कि हमने नेदरलैंड को हरा दिया। जी, जो परफॉर्मेंस चल रही है उसके बाद यही कहा जाएगा। एनी हाउ, पाकिस्तान वर्सेस कंबोडिया ये भी ट्रेंड में शामिल है। और फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में पाकिस्तान ने पहली बार क्वालिफाई कर लिया। कौमी फुटबॉल टीम ने कंबोडिया को शिकस्त देकर क्वालिफायर्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। इस्लामाबाद में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने कंबोडिया को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी है। जबकि इस ट्रेंड में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर सारिफीन की जानिब से जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है। इस ट्रेंड में अब तक 13,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। बिल्कुल जी, फुटबॉल जो है वो बड़ा ही अच्छा खेल है और पूरी दुनिया जब उसे खेल रही है तो हमारी भी टीम होनी चाहिए। काफ़ी अर्से पहले हमने सुना था हमारी कोई टीम जो है वो जापान गई थी, लेकिन वापस नहीं आ सकी। अल्लाह करे ये वाली टीम जो है वो कुछ ट्रॉफी लेके वापस आए। अच्छा, अब आप ये देखें फ़हीम कि अब खैर खेल से जुड़ी खबरें हैं, हार जीत है, जीत पर जश्न भी मनाया जाता है, लेकिन इस वक्त जो खित्ते में सूरत हाल है, दुनिया में सूरत हाल है कि मुस्कुराने को भी दिल नहीं चाह रहा। बेशक ऐसा ही, मुस्कुराने को भी दिल नहीं चाह रहा, बस क्योंकि ये जो कल रात में सफाकियत जिसको कहते हैं ना कि इंतहा को छू जाना, वो कल किया गया कि गजा सिटी में कैसे अस्पताल को निशाना बनाया गया, जहाँ पर जख्मियों की बड़ी तादाद थी, डॉक्टर्स थे, मेडिकल स्टाफ था, कम से कम 1000 अफराद इसमें शहीद हुए हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील, आपके वक्त का। कहिएगा डॉक्टर जमील, है कोई इस दुनिया में जो कि इस चीज़ का ख्याल रख रहा हो कि कहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, कहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, यहाँ पर उस पर अमल दरामद करवाने वाली कुव्वतें कौन है जो इस वक्त ख्वाब खरगोश के यहाँ तो मज़े लूट रही हैं, उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा कि गजा में हो क्या रहा है। ये वक्त ने साबित कर दिया है कि ये इंटरनेशनल क़वानीन, ये ह्यूमन राइट के क़वानीन और ये दिलखराश मनाजर जब अभी नहीं बल्कि पिछले कई दहाइयों से नज़र आ रहे हैं, तो उसमें ये तमाम क़वानीन फ़लस्तीनियों पे, कश्मीरियों पे, इराकियों पर, अफ़गानियों पर ये अप्लाई नहीं होते। हालांकि ये क़वानीन बने हैं, ये वक्त ने साबित किया है। क़वानीन तो अभी भी हैं और उसका इतलाक़ भी है, लेकिन इम्प्लीमेंट इसको नहीं किया जा रहा है। और इसकी मिसाल यूँ है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अपने ही क़वानीन के मुताबिक और अपने ही अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशंस जो पास हुए हैं अब तक, जिसमें रेजोल्यूशन नंबर 2334 भी है जो सिक्योरिटी काउंसिल का, अगर उस पर अमल कर दिया जाता तो आज ये नौबत ना आती। आज ये इंसान सोज और ये दिल दहला देने वाले मनाजर दुनिया ना देखती। और ज़ाहिर है मुसलमान दुनिया और ख़ास तौर पे OIC के मेंबर कंट्रीज़, हालांकि OIC मुतहरिक नहीं है, लेकिन उससे जुड़े जो ममालिक हैं, उन ममालिक में रहने वाले बाशिंदे आज जिस कर्ब और जिस अजियत से गुजर रहे हैं, ये मनाजर देख के अपने फ़लस्तीनी भाइयों की, उसकी कोई इंतहा नहीं है। आप जाएँ सोशल मीडिया पर देखें कि लोग अपने अपने दुख का इजहार किस तरह कर रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से। तो वापस आ जाता हूँ आपकी इस बात पर
कि अगर दुनिया में कोई कानून होता तो कम से कम अपने ही अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें कि P5 कंट्रीज़ ने वो रेजोल्यूशन वो उनकी शमूलियत के साथ पास हुए हैं, लेकिन उन रेजोल्यूशंस पर अब तक अमल नहीं हुआ है। और उसके अलावा रेजोल्यूशन नंबर 242 पर अगर फ़लस्तीन के हवाले से कर लिया जाता अमल, तो जिसमें ये दोनों रेजोल्यूशंस हैं, जिसमें एक में दिया गया है कि फ़लस्तीनियों को अपने खुद इरादियत का हक़ है, और दूसरे में दिया हुआ है कि जो काबिज़ हुई थी इजरायली 1967 में वो ज़मीन खाली करे, बजाय इसके उन्होंने अपने सेटलमेंट करना शुरू किए और तकरीबन 8 से 9 लाख बाकी दुनिया से यहूदी लाके वहाँ बैठा दिए, और वो एक चपखलिश और वो एक लड़ाई चलता है। आप अंदाज़ा करें, ये अभी की बात नहीं, पिछले अगर 10 या 20 साल का अगर आप ग्राफ बनाएं, जितनी लोग शहीद हुए हैं फ़लस्तीन में, और इजराइल समझता है कि वो इतने लोगों को शहीद करके फ़लस्तीनियों को की हिम्मत को हरा देगा, तो वो अभी तक नहीं हुआ, और आइंदा इससे ज़्यादा ताकत के साथ लोग, और मैं समझता हूँ कि उभरना शुरू होंगे, न सिर्फ फ़लस्तीनी बल्कि इस्लामी दुनिया से बाकी सपोर्ट भी महसूस होता है। अच्छा, डॉक्टर साहब माफ़ी चाहूँगा, आपको यहाँ पे कट कर रहा हूँ, लेकिन जो ये कल सानिया हुआ है, ये जो हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हुआ है, ये एक अरसे से हम 9/11 के बाद से ऐसी जंगें देख रहे हैं जहाँ पर मासूम लोगों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, और काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर जो है ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन कुछ कवानीन होते हैं जंग के, जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी होता है। मेरी कमअक्ली में है, आप प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा, कि आप जर्नलिस्ट जो हैं पूरी दुनिया से जो आए होते हैं, जो उस वॉर को कवर कर रहे होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, आप रेड क्रॉस को प्रोटेक्ट करते हैं, आप UN के जो लोग वहाँ सपोर्ट कर रहे होते हैं, आवाम को, ज़ख्मियों को, उन्हें सपोर्ट करते हैं, और हॉस्पिटल्स को जो है आप टारगेट नहीं करते। कल एक अटैक किया जाता है जी एक हमास के लीडर पर, इस्माइल बानिया पर, उनकी फैमिली पर, और उसके 1 घंटे बाद ही जब जख्मी वहां से हॉस्पिटल लाए जाते हैं तो पूरा अस्पताल उड़ा दिया जाता है, तहस नहस कर दिया जाता है। ये वाकया, ये सानिहा जो है, ये तारीख में मिलता नहीं है रिसेंट डेज के अंदर। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, रिसेंट डेज में तारीख में ये भी नहीं मिलती है मिसाल कि कोई मुल्क कहे कि मैं इस पूरे ग्रोह को, हमास को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और न सिर्फ वो हमास को एलिमिनेट कर रहे हैं, कहीं आपको दुनिया में मिसाल नहीं मिलेगी कि दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक, जो बाइडन कहें कि जी बिल्कुल हमास जो है वो एक टेररिस्ट ग्रुप बन गया है उनके लिहाज से, और वो मज़ाहमती ग्रुप नहीं है, जबकि अरब दुनिया की नज़र में हमास एक मज़ाहमती ग्रुप है, जिसको कि अक़वाम मुत्तहिदा के अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के रेजोल्यूशन कि 2649 के तहत ये इजाज़त है कश्मीरियों को, फ़लस्तीनियों को, या जहाँ या ईस्ट तिमोर में जो स्ट्रगल फाइट हो रही थी, जिसका कि मैं विटनेस हूँ, तो उसमें उनको इजाज़त है कि वो अपना स्ट्रगल करें उस मामले में। और ये पहले ही रेजोल्यूशन पास हो चुका है इस मामले, और दुनिया अक़वाम को उस रेजोल्यूशन में बताया गया है कि वो मदद करें। तो आपके सवाल का जवाब, इस अस्पताल पे जो बम से उड़ा दिया गया है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि पानी के ज़खायर को, अस्पतालों को, इनोसेंट सिविलियन पर बमबारी की जाए और कैदियों को पकड़कर उस पर उनको मारा जाए, दुनिया में कहीं नहीं होता है। लेकिन इजराइल इन कानून को अपनी जूते की नोक पर रखता रहा है शुरू से, और उसको क्योंकि सपोर्ट है बड़े ममालिक की, इसलिए वो समझता है। आपने देखा होगा कि अमरीकी सदर भी वो कहते हैं कि हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि हम इजराइल के साथ, जब तक अमेरिका कायम है हम इजराइल के साथ खड़े हैं। जब ऐसी सूरत हाल आ जाए तो बड़े खौफनाक मनाजर सामने नज़र आ रहे हैं। ये दुनिया काफ़ी मुतज़लज़ल होती नज़र आ रही है। पहले ही शौक बर्दाश्त नहीं कर सकी है ये दुनिया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बना के एक मुल्क, खिलते खिलाते मुल्क को, एक हंसते खेलते मुल्क को, इराक को ऐसी नहज पर पहुंचा दिया कि आज तक वो नहीं संभल सका, और 1 मिलियन आदमियों की वहाँ जो है शहीद हो गए। इसी तरीके से ही अफगानिस्तान में हुआ, और अब जो ये फ़लस्तीन में हो रहा है, इसके बड़े दूर रस। और इस पे हम देख रहे हैं कि अरब दुनिया का बड़ा ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। अमरीकी सदर से तयशुदा मुलाकात को मनसूख किया गया, लबनान की जानिब से, मिस्र की जानिब से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और इसी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है, तभी शायद ये जालिम जो है इसका जुल्म रुकेगा।
और कोई प्रेशर बिल्ड होगा, आगे अब बढ़ेंगे। फ़हीम, बिल्कुल ऐसा ही है सहरिश। और जहां बात हो रही है कल रात के सानिया की, वहां 16 साल पहले भी जो है वो नाजरीन को ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान एक अलमनाक सानिया से गुजरा था। 16 साल पहले बेनज़ीर भुट्टो शहीद अपनी जिला वतनी ख़त्म करके वतन वापस लौटी थी और उनका काफ़िला जैसे ही शारा फैसल पर कारसाज के मकाम तक आया था, 2 बम धमाके हुए। जी हाँ नाजरीन, 2 बम धमाकों में 200 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हो गए और सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए। और जो ये सानिया पेश आया था इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ख़ासतौर पर अगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी जो कि इस सानिया के बाद उन्होंने दी। और यहीं से अगर कोई बड़ा लीडर ना हो तो कहा जाता है कि भाई डर गया या बैठ गया, लेकिन ये बीबी शहीद का अज़्म था कि वो फिर से सड़कों पर नजर आई, अपनी आवाम के लिए नजर आई। इसी पर बात करने के लिए सेनेटर ससी पलेजो साहिबा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। ससी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि वो क्या हालात व वाक़यात थे जब ये सानिया पेश आया और जो अज़्म आपने बीबी का देखा, जो हौसला उनका देखा, मैं चाहूँगी कुछ यादें उनकी आप हमारे साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। ये मुझे तो कल की बात लगती है। मोहतरमा साहिबा 9 साल तवील जलावतनी काट कर वो वापस आई और पूरा कराची, पूरे रास्ते जो है सारे भर चुके थे लोगों के साथ। और चूँकि हम ठट्टा से काफ़िले लेकर आए थे तो एक रात पहले ही हम और मलीर वाले पहुंच चुके थे, सबीलें वगैरह पानी की भी लगाई थी। और मोहतरमा साहिबा बड़ी पुरजोश थी और एक्साइटेड थी, उनकी आंखों में आंसू भी थे जो सबने देखे। और लोगों का एक समंदर था और पूरी लीडरशिप थी, हम भी उनके पीछे पीछे गाड़ियों में थे, हमारे काफ़िले सारे और लोग सारे। जी बेनज़ीर और बेनज़ीर साहिबा के जो जान सारा ने बेनज़ीर थे वो भी, जो हमारे साथी शहीद हो गए या जो मीडिया के लोग थे या हमारी इवन ठट्टा से भी लोग जो आए थे और दूसरे जो से ज़ख्मी हुए, शहीद हुए, दूसरे अजला से भी, दूसरे शहरों से भी, सूबों से भी, वो सारा दिन हमारे साथ साथ गाड़ियों में ट्रक्स पर उस पर चल रहे थे। और मुझे याद है कि पहला धमाका हुआ जब लाइट चली गई और हम वो पुल से क्रॉस कर रहे तो पहला धमाका हुआ तो हम खुद भी, हमारी गाड़ियाँ लरस गई थी। और फिर हम जैसे दौड़ने की कोशिश की उनकी तरफ, गाड़ी की तरफ, ट्रक की तरफ मोहतरमा के, तो दूसरा धमाका हुआ और लाइट नहीं थी लेकिन जो रोशनी चमकी मुझे आज भी याद है कि वो उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे परंदे उड़ रहे हों। ये शायद वो लोगों के चीथड़े थे बॉडी पार्ट्स से या मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन कल दूसरे दिन फिर मोहतरमा इतनी बहादुर थी कि इतना बड़ा खौफनाक, कोई प्रोटोकॉल, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। लीडरशिप इस तरह होती है कि वापसी जब की तो उन्होंने जमूर के उस पर की कि भाई लोगों की ख्वाहिश है। और दूसरे दिन उसी अज़म के साथ और उसी जोश, दुख था, तकलीफ थी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी था। लोगों की लीडर थी वो, बिलावल हाउस में सारी इंटरनेशनल मीडिया से खिताब कर रही थी, ललकार रही थी, हम उनके पीछे ही, मैं भी खड़ी थी और सारी लीडरशिप बैठी थी। सामने मीडिया वाले बैठे थे, उनको ग्रे कलर का जो है उनको ब्लेजर उन्होंने पहना हुआ था। और फिर अपने ज़ख्मी साथियों की भी उन्होंने इयादत की। और फिर वो जो हमारे लोग जो मुख्तलिफ शहीद हो गए थे, मुख्तलिफ उसमें आम शहरी भी थे। फिर जब पीपल्स पार्टी आई, मेजॉरिटी में आई, तो साईं कायम अली शाह साहब और निसार खोड़ सबके साथ हमने इधी से वो तकरीबन बहुत सारी डेड बॉडीज थी वो ली हमने। मैं भी उस काफिले में शामिल थी। हमने हाथों से जो है गढ़ी खुदाबख्श में मैं भुट्टो हूँ के नाम से हमने वो दफनाई थी। तो मोहतरमा साहिबा का वो दिन, उनकी वापसी, उनका अज़म, उनका वो अमल, उनकी बहादुरी, जुर्रत, मेरे ख्याल बेशक ससी पलेजो साहिबा, आपने दुरुस्त फरमाया, एक अजीम लीडर अपने शिजरे से अजीम नहीं होता बल्कि अपने किरदार से अजीम होता है। मोहतरमा काफ़ी कम उम्री से ही जो है वो इस जद्दोजहद में लग गई थी, अपने वालिद के लिए, अपने भाई के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी औलाद के लिए, सब के लिए उन्होंने जो है वो जद्दोजहद की। बिलखुसूस पाकिस्तानी आवाम की मोहब्बत उन्हें वापस लेकर आई और डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, आपकी पार्टी का नारा जो है वो सही भी साबित हुआ। मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, आपने जिक्र किया कि जब बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया से जब बीबी शहीद ने खिताब किया, आप लोग सब वहीं पे मौजूद थे। इस खिताब के बाद
यकीनन आप लोगों ने ये जाहिर किए होंगे तहफ़्फ़ुज़ात के जी इस वक्त मामला ठीक नहीं है, और फिर आगे 27 दिसंबर भी जो है वो आ ही गया। तो जब आप लोगों ने ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए, उस वक्त बीबी शहीद की क्या राय थी, क्या अज़म था, क्या हौसला था, और वो क्या उनके मैं चाहूँगा एहसासात थे जो उन्होंने आप लोगों को बताए होंगे कि नहीं मैं रुकूंगी, मैं लड़ूंगी, भले मैं शहीद हो जाऊँ? जनाब, ऐसी बहादुरी, ऐसी जुर्रत, ऐसा आज़म शायद ही किसी लीडर में हो। जो इस वक्त के हम सेंचुरी देख रहे हैं उसमें कम से कम मैंने तो किसी मर्द को भी इतना बहादुर नहीं देखा। और उनका तो वैसे ही कंपैरिजन सिर्फ ख़वातीन लीडर से नहीं, वो इंटरनेशनल एक ग्लोबल लीडर थी और बड़ी डिटरमिन्ड थी। वो अपना मैनिफेस्टो जो है काफ़ी हद तक उस पर काम हो चुका था, 5 E's वाला, और इसमें ख़वातीन से लेकर जो है इकोनॉमी और एम्पावरमेंट दूसरी जो है हवालों से, और ये बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो खदोखाल थे शुरुआती, वो सारी वो लेकर आई, लेकिन वो डरी नहीं थी। दूसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उन्होंने अपने जो शहीद हो गए या ज़ख्मी हुए उनके घरों में गई। औरतें रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, लेकिन उन्होंने हौसला दिया, बड़ी ढारस बंधाई उन्होंने। और उनको देखकर हम में भी और ज़्यादा बहादुरी आ गई, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो रहे थे। हमने अपने कारकुनान पूरे पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी वो जमात थे जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करते हुए बहुत ही जानी नुकसान भी सहा। और आप पिंडी में देख लें, लाहौर में देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, जहाँ ANP दूसरी जमाती थी, लेकिन हमारी तो लीडर हमसे शहीद की गई, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर की वो कैंडिडेट थी। और फिर उन्होंने पूरे सिंध का दौरा किया, पूरे पाकिस्तान का किया, वो लॉयर्स के पास गई, वो मीडिया के लोगों के पास गई, वो दरगाहों पे गई, वो लोगों जो कारकुनान के साथ गई, अपने आबाई गाँव गई, उन्होंने अपने बचपन की यादें ताज़ा की। और हम जब फिर दूसरी मर्तबा हम गिरफ्तार हुए, जब वो जरदारी हाउस इस्लामाबाद में, वो भी दिन मुझे अभी तक याद है। हम जैसे ही थाने से जेल से आए तो उन्होंने बड़ी वेलकम किया ओपन आर्म से, और बड़ी ही वो इतनी बहादुर थी। मैं समझती हूँ कि अगर वो आज जिंदा होती तो आज ये हम देख रहे हैं, कभी TTP, कभी रॉ, कभी ये, कभी वो, उनकी ललकार में जो इको था, जो उसमें डिटर्मिनेशन थी, मेरे ख्याल में बिल्कुल डिटर्मिनेशन थी, ये उनका किरदार था, उनकी बहादुरी थी, सिंध की बेटी थी, पाकिस्तान से मोहब्बत करती थी, यही मोहब्बत उनको वापस भी लेकर आई थी। ऐसे लीडर्स जो हैं वो सदियों में मिलते। शशि साहब हमारे साथ रहिएगा, अभी हम एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदेद कहेंगे। शशि पलेजो साहिबा आप वहीं हमारे साथ ही मौजूद हैं, और इस वक्त हमें कारसाज जाना है, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन इस वक्त मौजूद हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि बीबी शहीद जिस तरह यहाँ पहुंची थी, जो सानिया पेश आया था, 180 अफराद यहाँ पर शहीद हो गए थे, किस तरह यादगार शौदा यहाँ पर बिल्कुल लोग आ रहे हैं दुआया कलमात के लिए। हाँ जी बिल्कुल। सानिया कारसाज को जो है वो 16 बरस बीत चुके हैं। इस अफसोसनाक वाक़े में 180 अफराद जो है वो शहीद हुए थे, 500 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए थे। ये वो कारकुनान थे पीपल्स पार्टी के जो अपने महबूब कायद का इस्तकबाल करने पहले एयरपोर्ट पहुँचे, और फिर अपने महबूब कायद के साथ साथ जो है वो मज़ार कायद की तरफ जा रहे थे कि अचानक रात में तकरीबन 11 बजे के करीब से इस मुकाम पर, कारसाज के मुकाम पर एक धमाका हुआ, फिर एक के बाद दीगरे दूसरा धमाका हुआ, जिसमें तकरीबन 180 अफराद जो है कारकुनान जो है पीपल्स पार्टी के, जो अपनी महबूब कायद से मोहब्बत करते थे, वो शहीद हुए, और 500 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हो गए थे। उन शोहदा की याद में ये कारसाज के मुकाम पर ये यादगार जो है वो तमीर की गई। हर साल जो है इस यादगार के ऊपर पीपल्स पार्टी के कारकुनान आते हैं, रहनुमा आते हैं, जो उन्हें यहाँ पर हर साल 18 अक्टूबर को याद करते हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं,
फूल रखे जाते हैं, शम्में रोशन की जाती हैं। कल शाम से ये सिलसिला जारी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये यादगार जो है यहाँ पर उन शोहदा तस्वीरें लगाई गई हैं जो कि इस शोहदा यहाँ पर शहीद हुए थे इस अफसोसनाक वाक़े में। ये वो शहीद हैं जो ना सिर्फ कराची बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले जो कारकुनान हैं, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, तमाम सूबों से जो अपने महबूब कायद का इस्तकबाल करने यहाँ पर पहुँचे थे, वो कारकुनान जो यहाँ पर शहीद हुए उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं और यहाँ पर हर साल उनको याद किया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर उन्हें हर साल याद किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, शशि पलीजो साहिबा, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जब 27 दिसंबर का सान्या हुआ तो एक नारा जो है वो निकला था कि जी पाकिस्तान ना खपे, और फिर उसके मुकाबले में उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई जरदारी साहब की जानिब से कि पाकिस्तान खपे। यकीनन जब ये सान्या हुआ 18 अक्टूबर का, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे पार्टी के अंदर जिन्होंने जज्बाती होकर कुछ फैसले किए होंगे, और उन फैसलों के ऊपर पार्टी की जानिब से, पार्टी की क़यादत की जानिब से उस वक्त लीडर आपके दरमियान मौजूद थी, लीडरशिप का कोई बहरान नहीं था। तो यहाँ पर मैं ये चाहूँगा कि मोहतरमा की जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं उनके ऊपर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल, आपने दुरुस्त ये फरमाया कि कारकुनान चूँकि उनकी ज़िंदगी और सियासी तौर पर भी वैसे भी उनकी वालाना एक चाहत और अटैचमेंट भुट्टो फैमिली के साथ, ख़ास करके शहीद भुट्टो के बाद मोहतरमा साहिबा बड़ी जदोजहद की, छोटी उम्र से लेकर वो आवाम के साथ हो रही, अपनी भाइयों की उन्होंने लाशें कंधों पर उठाई, जेलों में रहीं, और उनके साथ कोई रहत तो कभी भी जनरल ज़िया ने नहीं बरती, बल्कि तकालीफ थी। तो लोगों की तो ज़िंदगी न सिर्फ सियासी, लेकिन उनकी ज़िंदगी ज़ाती, सियासी, समाजी, उसका महवर जो न्यूक्लियस आप जिसको कहते हैं ना, वो शहीद मोहतरमा साहिबा थी, शहीद जमहूरियत जिसको हम और आप और आवाम कहते हैं, और जमहूर की वो हकीकतन आवाज़ बनी। उनकी जो लीथल कॉम्बिनेशन शख्सियत की ये थी कि वो बला की हसीन तो थी, ज़बरदस्त बोलती थी, ज़बरदस्त किस्म के जो है इदारों से वो पढ़ी हुई थी, और शहीद भुट्टो जैसे वालिद साहब ने उनकी तरबियत की थी। बेहतरीन माँ चेयरमैन बिलावल साहब, बीबी बख्तावर साहिबा, बीबी आसफा, सबकी उन्होंने तरबियत की। उनके वालिद साहब जेल में रहे। आसिफ साहब ने बड़ी ही एक तदब्बुर दिखाया, और भुट्टो फैमिली ने हमेशा पाकिस्तान की मोहब्बत में, अपनी धरती की मोहब्बत में जाने तक दी है, नस्ल दर नस्ल। ऐसे तो नहीं है जो है इनको लोग सलाम करते हैं या खराज दिल से पेश करते हैं। एक तो सिर्फ लोगों को आप लाते हैं भर भर कर, नहीं, ये लोग जो हैं जिसे उस दिन 18 अक्टूबर को खुद आए थे, दिल से आए थे। तो जो आसिफ अली जरदारी साहब ने नारा लगाया पाकिस्तान खपे, ये उस वक्त की अशद ज़रूरत थी, और ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की ही जहानत, अकुल और दिल था कि उन्होंने लोगों जिनमें जज्बात से लबरेज थे, जब उनकी ज़िंदगी, उनकी दुनिया ख़त्म हो गई, तो नेचुरली they could have done so many things obviously, जो नेगेटिव भी डायरेक्शन ले सकती थी। लीडरशिप का काम होता है आपको डायरेक्शन दिखाए, तो पीपल्स पार्टी ने दिखाई। नारे की शशि साहिबा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये लीडरशिप ही थी मोहतरमा की कि उन्होंने अपने कारकुनान को उस तरीके से एक रखा, और उसके बाद जिस तरीके से, जिस आज़म और हौसले के साथ वो आगे बढ़ती आई, इससे जाहिर था कि अवाम की मोहब्बत से उनका दिल भरा हुआ है और वो मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। बहुत शुक्रिया आपका शशि पलेजो साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और आपने वक्त हमें दिया। अब जनाब फहीम आगे आने और बात करनी है वर्ल्ड कप की। हाँ जी, वर्ल्ड कप जो है वो चल रहा है, और कल रात जो हुआ है वो शायद होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, और ऐसा होता रहता है। कल रात वर्ल्ड कप में दूसरा बड़ा अपसेट हो गया है नाजरीन, और नेदरलैंड की कमज़ोर टीम ने जनूबी अफ्रीका की बड़ी टीम को शिकस्त दे दी है, और किसी हद तक इस नतीजे की उम्मीद भी की जा सकती है कि अब नेदरलैंड जो है वो आने वाले सालों में T20 वर्ल्ड कप में भी जो है वो अपनी नुमाइंदगी कर सकता है, और जनूबी अफ्रीका को अपसेट देने के बाद नेदरलैंड ने अपनी टीम का लोहा मनवा लिया है। और सैरिश, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान का पहला मैच नेदरलैंड के साथ था, बहुत ही टफ मैच था, और ऐसा लग रहा था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम के अपोजिट हम खेल रहे हैं। उसी वक्त क्रिकेट के जितने भी पंडित हैं उन्होंने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि नेदरलैंड आगे जा करके अपसेट दे सकती है, और ये दूसरा बड़ा अपसेट हुआ है। पहला अफगानिस्तान ने दिया इंग्लैंड को, और दूसरा नेदरलैंड ने दे दिया। और इस सिलसिले में बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद भाई हमने ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई, वेलकम टू द शो।
वालेकुम सलाम। तो सलाम फ़हीम खान, आपको शहरीज को बहुत बहुत सलाम। और यकीनी तौर पर जिस तरह आप दोनों ने बताया, नीदरलैंड वर्ल्ड कप जीत गई, जो कारकर्दगी उन्होंने दिखाई और बहुत ही आउटस्टैंडिंग फ्रंट से लीड की, कप्तान इनिंग खेली और बहुत ही, मैं बयान नहीं कर सकता नीदरलैंड के कप्तान ने जिस तरह इनिंग खेली है, जिस तरह बॉलर को लेके हैं, और ये वर्ल्ड कप जीतने से कम नहीं है उनके लिए। बहुत ही आउटस्टैंडिंग साउथ अफ्रीका की जैसी मजबूत टीम जो हम उनको फाइनल में देख रहे थे, 4 में देख रहे थे, जो कल गैर मियारी क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने खेली, मगर ऑल क्रेडिट नीदरलैंड को जाता है, उनकी टीम को जाता है और टीम जेल होकर खेली। हम जिस तरह बात करते हैं, ये खेल टीम गेम है, टीम गेम में वही कामयाबी होती है जो दिल के साथ खेले, टीम एक होकर खेले, तमाम शोबों में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। और दोबारा मैं उनके नीदरलैंड के कप्तान विकेट कीपर की बात करूंगा, आउटस्टैंडिंग विकेट की, उसके बाद जो बैटिंग की है ना, मैं जवाब, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और यही चीज का जज्बा लेकिन साजिद साहब कुछ समझ नहीं आ रही है, साउथ अफ्रीका के साथ क्या प्रॉब्लम होगी? बड़ी टीम है और इतने बड़े इवेंट में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका। जिस तरह हम कह रहे थे, जो उनके ओपनर थे 2 सेंचुरी बना चुके थे, आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा रहे थे, और थोड़ा बारिश हुआ, जिस तरह थोड़े ओवर कम हुए और अंडरस्टिमेट कर गए। ओवर कॉन्फिडेंस ये क्रिकेट का लफ्ज है, ओवर कॉन्फिडेंस मुझे साउथ अफ्रीका नजर आई, और वो उस तरह नजर नहीं आ रही थी जिस तरह के साउथ अफ्रीका 2 मैचेस खेल के आ रही थी। कॉन्फिडेंस थी। आज साउथ अफ्रीका कॉन्फिडेंस उस तरह का नहीं था जिस तरह का नीदरलैंड था। और डे जो था वो नीदरलैंड का था, और डे में तमाम चीजें उनके फेवर में गई हैं। हालांकि और टॉस जीतने के बाद जिस तरह मैं समझता हूं साउथ अफ्रीका बैकफायर करके, हमेशा बात करते हैं टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये तमाम चीजें उनके फेवर में नहीं गई। मगर फेवर में एक ऐसी चीज गई, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो गया ये। आगे जाके पाकिस्तान की अगर हमने शहरीज और फ़हीम भाई, जैसे कि आपको पता है, बहुत ज्यादा हमारी पैनिक हुई है, टीम बुखार में है और मिस मैनेजमेंट है। चेयरमैन साहब जब गए थे, लड़के खींचे के, जब बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें आ रही हैं, तो ये यकीनी तौर पर जो हमने, आपने हमेशा इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से बात की थी, ग्रेट वसीम अकरम के हवाले से की, और बहुत से लोग जो कमेंट्री कर रहे थे उन्होंने भी ये बात वाज़ेह तौर पे बात की। और उस बात को मैं इस तरह कहूँगा, मैं वसीम अकरम के साथ रहा हूँ एज ए क्रिकेटर। वसीम अकरम से लड़के अगर पूछ लें, खास तौर पर शाहीन आफरीदी, क्या प्रॉब्लम हो रही थी, क्या वो लैग कर रहे थे, मगर वही चीज, बड़े लोग। अच्छा साजिद भाई, एशिया कप में वसीम भाई ने खुद जाके बताया भी था और हारिस को मना भी किया था कि तुम अब ओवर मत कराना, तुम्हारी इंजरी सीवियर हो सकती है। अगर आपको याद हो, कमेंट्री करते दौरान कमेंट्री जो है वो जब ब्रेक हुआ था, तो उन्होंने जाके बारिश के वक्फे में गालिबन उन्होंने जाके ये बताया था कि इंजरी सीवियर हो जाएगी तो मत करो। सीनियर्स तो अपनी सीनियरिटी दिखा रहे हैं, लेकिन जूनियर जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सीनियर जब समझ लेते हैं तो ऐसा ही होता है। अच्छा, सैरिश ने जब जिक्र किया कि साउथ अफ्रीका को क्या हो गया था, तो साजिद भाई को 2011 और 15 की साउथ अफ्रीकन टीम याद है जिनको टाइटल मिल गया था चोकर्स का, कि ये चेज नहीं कर पाते, चौक हो जाते हैं। तो अब नीदरलैंड से हारने के बाद तो ये सर्टिफाइड चोकर्स बन चुके हैं। 200% बढ़ गए, और जिस तरह उससे हम समझे निकल जाएंगे। 2023 का जो आगाज किया ना, तो कहीं भी हम जो मादी 92 की बात करें, 96 से बात करें, उस तरह के उनको लग नहीं रहा था। मगर जिस तरह फ़हीम खान आपने बात की, 2011 में जो उनको खिताब मिला था, और वो 2023 में उन्होंने प्ले कर दिया। प्ले के साथ ये यकीनी तौर पर कोई भी नहीं समझ रहा था एक ऐसी टीम जिसको हम 3 सेंचुरियां बना रहे हो, बहुत जहां चारे मारे, बेहतरीन फास्ट बॉलर हो, मगर ये चीज तो मानने को कोई भी जहन तैयार नहीं था। मैं तो, और कल के बहुत से लोग जब चैनल पे बात कर रहे थे, उनको रेट ही नहीं कर रहे थे मैच को, इस मैच पे डिस्कस ही नहीं किया। खुदा की कसम, इस मैच को तो डिस्कस करने की लोगों ने कोशिश ही नहीं करी। जब मैच जीत गया तो सारे लोगों की आंखें खुल गई, क्या हो गया। तो ये चीज भी बताना जरूरी है। डेविड मिलर है जिनकी जानिब से आई थिंक सो 43 रन स्कोर किया गया है। उनकी बैटिंग लाइन जो टॉप ऑर्डर था वो तो बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुआ। जिस तरह विकेट आखिरी बल्लेबाज महाराज जो है वो सरप्राइज अटैक साबित हुए थे, वो उन्होंने 40 रन बना दिए 30-35 बॉलों पे, तो वो एक इसकी वजह से एक अच्छा टोटल मिल गया, वरना 200 के अंदर अंदर ही जो है ये टीम चली जाती। जी कंटिन्यू कीजिएगा सारी आप। जी मैं आपसे यही पूछ रही साजिद साहब कि इनका भी जो टॉप बैटिंग ऑर्डर है, कुछ हमारे वाला मसला ही लग रहा है।
देखिए हमारा मसला फहीम भाई, शहरीज भाई, हमारा टूर्नामेंट ओपन है। शहरीज भाई नहीं है, शहरीज भाई नहीं है, उनमें थोड़ा एटीट्यूड है भाई वाला, लेकिन वो भाई नहीं है। नहीं, शहरीज और फहीम खान यकीनी तौर पर, अब बात ये होती है शहरीज फहीम खान, यकीनी तौर पर बात ये सिंपल सी है, हमारा मसला बहुत पैनिक है। हम हमेशा बात करते हैं वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, हमने तैयारी नहीं करी, हमने एनओसी दे दी, क्रिकेट एजेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के सुपर लीग के मालकन ने क्रिकेट का बेड़ा कर दिया, सेंटेक कॉन्टेक्ट अब्बा बेटे ने जिस तरह डंके की चोट पे मनवा ली है, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, खिलाड़ियों के साथ नहीं मुल्क के साथ खिलाड़ी खेला गया है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हमने आपके डंके की चोट पे बात की थी, बेबी ऑफ टीम फॉरन लेडी सरफराज अहमद को टीम में था, किन लोगों ने 28 तारीख को जो टीम अनाउंस की, जो मेरे जराए बताते हैं वो तो पाकिस्तान के काजन ट्रॉफी के मैच से उनको रोक दिया गया। इंजी भाई ने की थी, इंजी भाई ने अनाउंस की थी, इंजी भाई ने, तो इंजी भाई ने अनाउंस की, तो इंजी भाई ने जुल्म किया ना, इंजी भाई ने क्रिकेट के साथ जुल्म किया। देखिए पाकिस्तान की टीम है, किसी एक जगह की टीम नहीं है। अब बहुत खुशी की बात ये है, आज मैंने शहरीज और फहीम, मैंने सऊद शकील को जो कॉन्फिडेंस देखा है, मैं मुस्तकबिल का कप्तान उसको देख रहा हूँ, जिस तरह आज वो डिफरेंट लोगों से, जर्नलिस्ट से, एंकर से बात कर रहा था, क्या कॉन्फिडेंस है। मैं हमेशा आप लोगों से ये कहता हूँ, आप सऊद शकील को कॉन्फिडेंस दें, अब्दुल्ला शफीक को कॉन्फिडेंस, ये मुस्तकबिल के फ्यूचर के खिलाड़ी हैं और इनसे आपने काम लेना। जो सऊद शकील मैं समझता हूँ अभी भी टूर्नामेंट ओपन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जैसे हमें पिछले एक हफ्ते से कह रहा हूँ, 3 चेंजिंग होगी, डंके की चोट पे पाकिस्तान 3 चेंजिंग करेगा, आगा को खिलाएगा, मैं समझता हूँ अब्दुल्ला को खिलाएगा, 3 चेंजिंग तो पाकिस्तान ने करनी है। पर्ची वसीम जो अच्छा साजिद भाई, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, टीम के बारे में आप बात कर रहे थे, लेकिन टीम से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर एक सवाल ये बनता है जो कि पूरे इंटरनेट के ऊपर फैला हुआ इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद, कि ये क्या वजह है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पीसीबी के चेयरमैन जाते हैं, 2 दिन पहले मिलते हैं टीम से, बातें होती हैं, एक मरतबा तो वज़ीर आज़म साहब भी चले गए थे, उन्होंने भी जो है वो बड़े शेक हैंड्स किए और सारी चीज़ें हुई। अब ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये हमें नहीं पता। आप क्रिकेट और क्रिकेटर्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है, आप ये बात बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या ये वो प्रेशर है जो कि खिलाड़ी बर्दाश्त नहीं कर पाते और कोलैप्स कर जाते हैं, या फिर ये कोई वाकई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? थोड़ी सी चीज इसमें मैं एक और भी ऐड कर दूं कि साजिद साहब, इस पे तनकीद ये हो रही है कि भाई आप क्रिकेटर्स के चेहरे देखें कितने लटके हुए हैं, ऐसा क्या कहा जा रहा है? शहरीज, यही मेरे मुंह के अल्फाज और मेरे लिए, मैं यही आपसे कहना चाह रहा था, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे और जो डिनर दिए गए, जो तस्वीरें हाईलाइट की गई, जो खिलाड़ी के जो बॉडी रही थी, फेस थे, वो गिरे हुए डूबे हुए थे और ऐसा लग रहा था ये चीज़ खिलाड़ी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और चेयरमैन साहब का जाना, एक दिन पहले जाना, देखिए बात ये हो रही है बहुत ही ज़्यादा खिलाड़ी पैनिक हुए थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कहना चाहिए लफ्ज़ में उनके। हालांकि चेयरमैन साहब की फैमिली भी, अब तो चेयरमैन साहब आ गए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, मगर फहीम, शहरीज, ये मुझे बताइए, जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, क्या फायदा? मीटिंग किससे बात कर रहे हैं? खिलाड़ियों ने ग्राउंड में खेलना है। 2 चीजें होती हैं, खिलाड़ी मैनेजमेंट होती है, रस्से के आगे अंदर बाहर की प्लान देता है और रस्से के अंदर जो होता है खिलाड़ियों ने प्ले करना है। तो खिलाड़ी भी तो माइंड सेट से क्रिकेट खेलेंगे कि वो पैसे कमाने के लिए, उनका कोई माइंड सेट नहीं है किस तरह टीम को लेके चलना है, क्या करना है, कप्तानी क्या करनी है, फॉरन ऑफ लीडिंग क्या करनी है। देखें मैनेजमेंट तो आपकी फेल हो गई, फॉरेन मैनेजमेंट फेल हो गई है, फॉरेन मैनेजमेंट तो उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रही। फिर आपने मेंटोर बना के नहीं रखा, कोई ऐसा क्रिकेटर अपने टीम के साथ नहीं बैठा भेजा जो पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ियों को जेल के लिए समझाए, मगर वही बाबर साहब को भेजिए। नफ्सियाती वाले बाबर साहब तो एंजॉय कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। पहले तो मुझे बताइए 2 दिन पहले जो डिनर हुआ है वो ऑफिशियल डिनर था कि किसी से पैसे लेके और डिनर पे टीम को लेके गया गया? टीम की कारकर्दगी इतनी बुरी है, इतनी मायूसकून थी, मैच हारने के बाद आपका कप्तान विराट कोहली थे शर्ट साइन कराने चला जाता है। पाकिस्तान के दिलों से इस तरह खेलते हो भाई? वो तो साजिद भाई है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उन्होंने दिखाई है। अच्छा है, खिलाड़ियों को जो है वो मैदान में खिलाड़ी रहना चाहिए, सियासी नहीं होना चाहिए। बाबर की तरफ से एक अच्छा जेस्चर था, इसके अंदर तो मैं थोड़ा सा आपसे कता कलामी माजरत, लेकिन थोड़ा सा इख्तिलाफ आपसे रखूंगा कि मेरे नजदीक बहुत अच्छा काम किया बाबर ने और एक अच्छा जेस्चर दिया। इससे ये भी एक तासुर जाता है कि भाई हम हार गए हैं लेकिन अभी टूर्नामेंट बाकी है, तो वह सेमीफाइनल या फाइनल के अंदर पकड़ सकते हैं, अभी है ग्रिप हमारी, हम इतने मायूस नहीं हो कि तुमसे मुंह छुपाते फिरेंगे। खैर, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला आ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे साजिद भाई? ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, सेम टीम के साथ जाएं या कॉम्बिनेशन चेंज होना चाहिए आपकी नजर में?
3 चेंजिंग मैंने बोला ना, 3 चेंज, सेम टीम तो आप सवाल ही नहीं बच सकता, सेम टीम के साथ तो अच्छा, आपको चेंजेस जाना ही बताइए। नहीं है। हाँ, आगा का है, आगा का है और अबरार का है। अबरार जैसे तो कि अबरार तो रिजर्व में है, वो कैसे आएंगे? रिजर्व में है, आ सकते हैं ना बहुत सी। अब देखिए अबरार का आईसीसी को हम एक वो भेजेंगे, कोई हमारा खिलाड़ी अनफिट हो गया, कोई डेंगू, खुद अल्लाह ना करे, जिस तरह बहुत पहले हमने बात की, वह डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अब्दुल्ला शफीक को जिस तरह टीम से अलग रखा हुआ है, बहुत तेज उसको बुखार है। शाहीन शाह अफरीदी इंडिया वाले मैच से पहले बहुत ज्यादा बुखार में थे, उनको एंटीबायोटिक खानी पड़ी। उनके सूसर ने कहा आप कुछ भी करो बेटा, मैच तो खेलना, ये चीजों को भुला के। तो वो चीजें भी बताना जरूरी। 3-4 प्लेयर वैसे ही आपके बुखार में थे, मगर ये तमाम चीजों बुखार में थे, तबीयतें खराब थी, लेकिन आ नहीं सके। बिल्कुल सही कहा आपने साजिद भाई, थैंक यू सो मच साजिद भाई, आप हमारे साथ थे। हम इंशाल्लाह जो है वो आपसे वक्तन फवक्तन राय लेते रहेंगे, और जब मैच होगा तो उसमें भी जो है वो आपकी राय जरूर शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच भाई, अपना ख्याल रखिएगा। और सारिश, आज जब आप आ रही थी, बल्कि कल भी आपने देखा होगा, बड़ी अचानक से तेज़ हवाएं जो हैं वो रात में चल पड़ी, और काफ़ी लोगों के जहाज़ भी जो हैं वो उन हवाओं में फंस गए थे, और बड़ा ही एक खूबसूरत मौसम जो है कराची का हो चुका है। मौसम पिछले 2 से 3 दिन से काफी दिल फरेब है। हाँ। कभी बूंदाबांदी हो रही है, कभी ठंडी हवा चल रही है, कुछ सर्दी की आमद सी फील हो रही है। मीठी मीठी सर्दी, मीठी मीठी ठंड जिसको कहा जाता है वो मौजूद है। और खून की अच्छा जी, खून की भी जो है मौजूद है। सरदार सरफराज साहब मौजूद है, उनसे पूछ रहे थे जी बारिश होगी या नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर। ये हल्की हल्की बारिश जो है वो कराची वालों के नसीब में आ रही है। जून जुलाई में भी कोई मौसम जो है वो इतना खुशगवार नहीं रह पाया, खुल के जो है वो मेघा नहीं बरस पाई। तो इस वक्त क्या कह रहा है आपका डिपार्टमेंट को, बारिश के आसार हैं या बस हल्की फुल्की बारिश के तहफ्फुज़ात हैं कि वो नहीं आ रहे? हाँ, वो उनके आने का मूड नहीं है कराची में। जी देखिए, ये एक स्पेल था जो अब तो गुजर गया। अब तो तकरीबन आज तो पूरे मुल्क पे से ख़त्म हो जाएगा। पिछले 3-4 दिन से बारिश हो रही थी पंजाब के बेशतर इलाकों में, और केपी और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में। तो अपर सिंध में भी कोई हल्की बारिश हुई है, कोई 2-3 जगहों पे, लाड़काना, जैकोबाद और इसी तरह से नौशहर फ़िरोज़ डिस्ट्रिक्ट में। और कराची में जैसे आपने जिक्र किया, कोई 2 दिन पहले रात में अचानक आंधी चली थी। वो बेसिकली जो ईस्टर्न बलूचिस्तान है ना, लसबेला डिस्ट्रिक्ट या हब डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे कुछ सेल्स बन रहे हैं मुसलसल, वहाँ पे बारिश हो रही है। तो उसके नतीजे में कुछ सेल्स ड्रिफ्ट करके कराची तक भी आए थे। तो सरदार साहब, अभी हमें गर्मी मजीद बर्दाश्त करना है या फिर बस मौसम कराची में अब तब्दील हो जाएगा? देखिए, अक्टूबर तो वैसे रवायती तौर पे तो गर्म होता है कराची में, यानी गुजर गया ना, अब तो 20 तारीख तो हो गई। हाँ, अभी तो 10-12 दिन बाकी है। मैं कह रहा था कि जो मई और जून के बाद जो तीसरा गर्म तरीन महीना होता है ना कराची में, वो अक्टूबर हुआ करता है। लेकिन अक्टूबर में नमी का तनासुब मई और जून के मुकाबले में कम होता है, तो जाहिर है उतनी तंग करने वाली गर्मी नहीं होती। और फॉर्चुनेटली इस दफ़ा तो अक्टूबर अभी तक बहुत अच्छा गया है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स नहीं गए। लेकिन अब आज के बाद जो है, चूँकि ये वेस्टर्ली वेव जो थी ये ख़त्म हो गई, तो उसमें कुछ 2-3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ सकते हैं। यानी 33-34 तक रह रहा था, तो अब 35-36 तक जा सकता है कराची में दिन का टेम्परेचर। और रात में तो वही 25-26 इसी रेंज में रह रहे हैं। तो फिलहाल कोई ऐसी मतलब कोई सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है कि ना कराची में बारिश आ रही है, ना कराची में इस वक्त मौसम अच्छा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मौसम को भी डोमिसाइल नज़र आ गया है। लेकिन खैर है, अब बादल तो आ रहे हैं, बरस नहीं पा रहे हैं, देखते हैं कब होगा। अच्छा, ये जो ठंड का माहौल थोड़ा सा अब रात में फील होने लगा है कराची में, ये कब तक जो है वो अपना विंटर पूरा सीज़न जो है अपना लेगा? देखिए, इसमें वही होता है ना कि नवंबर के आप कह लें दूसरा हफ्ता जब शुरू होता है, या नवंबर के वस्त से, तो फिर रात की खुनकी कुछ ना कुछ बढ़ जाती है। उसका अगर आप एवरेज दर्जा हरारत भी देखें तो 20 के आसपास आ जाता है, 20 से 22 की रेंज में। अभी तो वही 26-27 इस रेंज में चल रहा है। तो फिर कुछ ना कुछ खुनकी हो सकती है कोई वस्त नवंबर के बाद रात की। अच्छा सरदार साहब, वैसे मुझे ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि पंजाब साइड पर या नॉर्दर्न एरिया में सर्दी तो इस तरह की पड़ती है कि बाकायदा ग्लव्स, सॉक्स और टोपियां लोगों ने सरों पे पहन लेते हैं वो, लेकिन कराची में इतनी ठंड भी नहीं पड़ती है। मतलब बस वो मुनासिब सी सर्दी होती है, हमें हीटर भी नहीं चलाना पड़ता। तो इस बार कुछ क्लाइमेट चेंजेस की वजह से कुछ शिद्दत देख रहे हैं सर्दी में भी, या फिर नहीं? असल में अभी कुछ कहना कबल वक्त है, इसलिए कि आपको पता है कि कराची में जो बाकायदा सर्दी है ना, वो तो दिसंबर में जाके पड़ती है, जब टेम्परेचर रात का जो है कम होकर कोई 10-12 की रेंज में जब आ जाता है।
वो अमूमन दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ही होते हैं। तो अब इस वक्त कहना कि पूरी सर्दियों का सीज़न कैसा रहेगा कुछ कबल वक्त है, लेकिन वो बस नवंबर के बाद ही कुछ आइडिया होगा कि कितनी शिद्दत की सर्दी आ सकती है, पड़ सकती है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस दफ़ा सर्दियों की बारिशें मामूल से कदरे ज़्यादा हैं, ख़ासकर जो वेस्टर्न हाफ ऑफ पाकिस्तान है उसमें बलूचिस्तान का एरिया आता है, और ऊपर केपी का इलाका और शुमाली पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर वगैरह इन एरियाज़ में बारिशें इस बार सर्दियों में एटलीस्ट ज़्यादा हो जाएंगी, ये पेशन गोई जो है वो हो गई। थैंक यू सो मच सरदार सरफराज साहब, आप हमारा बहुत शुक्रिया। और अब बारिश जो है वो सर्दियों में आएगी, तो हम सर्दियों का इंतजार करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सरफराज साहब धोखा नहीं देंगे। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी, इंतजार रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। कुछ बात करते हैं हम पैसे की। बिल्कुल जी, पैसा ही पैसा है, बहुत सबसे जरूरी चीज हो गई है। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफे का एक माह मुकम्मल ही होने वाला था कि एक दिन पहले डॉलर की कदर में मामूली 20 पैसे इजाफे से ये सिलसिला टूट गया, लेकिन रुपए ने मुसलसल 28 दिन डॉलर को पिछाड़ा है, जिसके बाद अब सूरत हाल ये है कि हमारे कर्ज़ों में भी वाज़ेह कमी आई है और मकामी जो मार्केट्स हैं वहाँ पर महंगाई की शरह में भी मामूली सही मगर कमी रिकॉर्ड हुई है। इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज से मलिक बोस्तान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिर ये जो डॉलर की गिरावट का सिलसिला है वो ऐसे ही चलता रहेगा, रुपया मुस्तहकम होता रहेगा, या फिर वक्ती तौर पर ये ज़रूर हुआ है क्रैकडाउन के सम्राट हैं लेकिन आगे चल के चीज़ें तब्दील होंगी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वास्सलाम। मलिक साहब, आपने मेरी पूरी तमहीद तो सुनी ली होगी, तो पाकिस्तानियों के लिए क्या खबर दे रहे हैं? पाकिस्तानियों की बड़ी अच्छी खबर है, सुबह सुबह आपके मॉर्निंग शो से अच्छी खबर से इब्तिदा की है आपने, बड़ा अच्छा समरी पेश की है। पाकिस्तान के देखो ना, 1 रुपया कम होता है तो पाकिस्तान के 133 अरब रुपया कम हो जाता है, और ये तो 30 रुपये कम हुए हैं अभी पिछले एक महीने में। तो ये पाकिस्तान को बिलियन ऑफ रुपीज़ का फायदा हुआ है। और बाकी आपने देखा इसके सम्राट हैं, पेट्रोल की कीमतें बड़ी पैमाने में कम की गई हैं, डीजल की गई हैं, बाकी चीज़ों की कीमतें कम हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो कदम उठाया गया है और इसको जारी रहना चाहिए। मैंने आला हुकाम से पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग भी थी और मैंने उन्हें यही कहा है कि ये सब पूरी पाकिस्तानी मैशत की तबाही की जड़ ये माफिया है, जो कि 9000 अरब रुपया इनके पास आउट ऑफ बैंक पड़ा है, और ये जब जाते हैं कभी गोल्ड में सट्टा करते हैं, कभी डॉलर में करते हैं, कभी खाने पीने की चीज़ों में करते हैं, कभी आटे में, कभी गंदम में। तो इनका कला कमा करना ज़रूरी है। इनके वो अगर आप इनको इसी तरह कुछ अरसे के लिए मॉनिटरिंग करेंगे, क्रैकडाउन करेंगे, फिर दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। वैसे मलिक साहब, आप फॉरेक्स डीलर हैं, मैंने जितने भी फॉरेक्स डीलर से बात की है, यहाँ पे जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, किसी में कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो ये बताए कि भी डॉलर इस रेट पर आ जाएगा। सभी कह रहे थे कुछ भी कहना जनाब, कुछ नहीं कह सकते। एक वाहिद डार साहब हैं जिन्होंने कहा था कि 200 से नीचे ला के दिखाएंगे, वो भले नहीं लेके आए पर उन्होंने दावा ज़रूर किया था। कोई दावा आप भी कर दें कितना नीचे आएगा, कुछ थोड़ी तसल्ली, कुछ इत्मीनान मिले पाकिस्तानियों को। सबसे पहले मैंने आपको प्रोग्राम में कहा था डॉलर का रियल वैल्यू 250 है, और मैं नहीं कह रहा, ये तो ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में 2 महीने पहले कहा कि रियल वैल्यू उन्होंने 240 कहा है। पाकिस्तानी रुपया बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। रीजन में देखो ना, इंडिया का जो है वो 80 है, बांग्लादेश 95 है, और तो और अफगानिस्तान देखे उसका 75 है। तो हमने कौन सा गुनाह किया? हमारा गुनाह ये है कि हम लोग रुपये में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, डॉलर वेरिएशन की तरफ। हमारे देखो ना, 2008 से लेके डॉलर का रेट 60 रुपये था और बढ़ते बढ़ते 320 तक गया है। तो अब जाके लोगों को होश आई, अब लोगों को जो है ये देखो, डॉलर को जो है ना, हमारी अपनी गलती है। हम पाकिस्तानी रुपये में अगर कदर नहीं करेंगे, दुनिया क्यों कदर करेगी? पाकिस्तानी रुपया मजबूत है, मैशत मजबूत है। अभी आपने देखा जो पिछले मुसलसल इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, पिछले दफ़ा रुका है, और जो उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा कम होगा। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अच्छा मलिक साहब, हमारा बहसीत कौम अलमिया ये है कि हम डॉलर को जो है वो एज अ करेंसी नहीं, एज अ कमोडिटी डील करते हैं। जब भी हमें लगता है कि जी हालात बिगड़ने वाले हैं, हम कहते हैं जी डॉलर खरीद लो तो नुकसान नहीं होगा, प्रॉपर्टी बेचो डॉलर खरीद लो, सोना बेचो डॉलर खरीद लो, तनख्वाह आ गई है जी डॉलर खरीद लो, हर चीज़ में बस डॉलर खरीद लो। और ऐसा देखने में भी आया था जब अपना यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हुई थी। अब खिते में हालात थोड़े से तब्दील होने जा रहे हैं, फ़लस्तीन इसराइल का मसला भी जो है वो काफ़ी एक्टिव हो गया है। आपको लगता है कि इस झड़प की वजह से भी है, या जो वॉर डिक्लेयर हो गई है इसकी वजह से भी कुछ डॉलर के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है उसकी कीमत पर?
देखो डॉलर की अब इंटरनेशनल सतह पे डॉलर इतना गिर रहा है कि कुछ तस्वर भी नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला अमेरिका है और उसका सबसे तजारती खसारा भी सबसे बड़ा है। हमारा फी का जो लोन है वो 1.5 लाख है, उसका फी लाख जो फी का जो लोन है वो $31 ट्रिलियन का खसारे में बैठा हुआ है अमेरिका, बहुत बड़ा खसारा है। और मैं समझता हूँ देखो हम लोग खुद भी कामचोर हो गए, हम लोग काम करने नहीं चाहते, हम कहते हैं रातों रात अमीर हो जाए और ऐसा कोई काम करें जिसमें हमें मेहनत ना करनी पड़े। और वो यही काम से या तो प्रॉपर्टी खरीद के रख लो और उसके प्लाटिंग बड़े फाइलें लेके खरीद रख लो, या गोल्ड ले लो, या डॉलर लेके रख लो, या स्टॉक खरीद लो। तो जब हम काम ने इस्लाम तो देखो काम की हिदायत देते हैं और सूद खोरी से मना करते हैं और कहते हैं कारोबार करें, लोगों को रोजगार दें, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डालेगा। सही। अच्छा, वैसे मलिक साहब एक चीज़ और भी है कि जब तक हमारे रेमिटेंसेस के लिए कोई बेहतर अट्रैक्शन या कोई ऑफर्स इस तरह की नहीं आएंगी तो डॉलर्स बाहर से उस तरह से नहीं आएंगे। दूसरा, जब तक एक्सपोर्ट्स उस तरीके से नहीं बढ़ेंगी और डॉलर्स में पैसे नहीं आएंगे तो ये वक्ती तौर पर तो हो सकता है कि हमें सम्राट क्रैकडाउन के तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इन लॉन्ग रन हमें दूसरी चीजें बेहतर करनी पड़ेंगी तो ही हम दोबारा इस लिक्विडिटी क्रंच में नहीं आएंगे। देखो ये बिल्कुल सही फरमाया आपने, बगैर वैल्यू एडेड के एक्सपोर्ट के तो कोई भी मुल्क तरक्की करना बेवकूफ़ी है। ये मुल्क कमज़ोर हो जाएगा और अकेला हो जाएगा। एक्सपोर्ट बहुत बड़ा दुनिया से राब्ता होता है और आपके कारोबार में इजाफा होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। और इस हुकूमत ने मैं समझता हूँ बहुत जाते जाते PDM हुकूमत को भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस हुकूमत को अख्तियार दे गए कि वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई पॉलिसियाँ बना सकते हैं, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये उन्हीं कानून का नतीजा है कि आज इस हुकूमत ने बड़े बड़े मुआहदे करने जा रहे हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब कल गए, आज उनकी तकरीर भी है। सी पैक का 2 फेज शुरू होने वाला है, 62 अरब का मनसूबा है और उम्मीद है 15 से 20 मनसूबों पे साइन हो जाएंगे और MOU पे साइन हो जाते हैं तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी। और चाइना ने भी अपनी पॉलिसी तेज की है। जब से आपने पता है पिछले महीने जो G20 का इजलास हुआ था और उन्होंने अमेरिका ने और इंडिया ने और सारे उनको जो ब्लॉक बनाया, उन्होंने रेलवे लाइन मिडल ईस्ट से लेके और यूरोप तक ले जाएंगे, सी पैक समझे मुकाबला करने पे वो आ गए। तो इस वक्त चाइना ने अपनी पॉलिसी तब्दील की है। उन्होंने कहा जी हम अब सी पैक के सेकंड फेज में जितने भी इकोनॉमिक जोन है इस कंट्री के, हम उनको फंडिंग भी करेंगे और उनको करेंगे। मलिक साहब ये बताइएगा, अच्छा जाते रहते ये भी बता दीजिए सर कि ये जो 240 का आपने हिंसा दिया है जो कि रिपोर्ट के अंदर डॉलर की वैल्यू बताई गई है, क्या आपके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर डॉलर की ये वैल्यू आप देख रहे हैं नियर फ्यूचर, इलेक्शन से पहले अगर हम बात कर लें? बिल्कुल देख रहे हैं जी, नजर आ रहा है। अब तो थोड़ा सा फासला रह रहा है। देखो जी 330 से कम हो के अगर 270 के करीब आ सकता है, यानी कि तकरीबन 30-60 रुपए का फर्क पड़ जाता है। तो अब तो टोटल 30 रुपए का मजीद फर्क है और मैं समझा इस हिंसे को हम अबूर कर लेंगे और पाकिस्तान की जो रुपया मजबूती की तरफ जा रहा है। और ये ब्लूमबर्ग चलिए जी मलिक साहब, रुपया मजबूती पर जा रहा है, डॉलर गिर रहा है। अल्लाह करे कि सिलसिला यूं ही ये रिवर्स गियर डॉलर को लगा रहे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने, हमारी ये दुआ तो है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमसे इस हवाले से बात की है। अब हमें आगे बढ़ना है, कुछ बात करनी है फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड की, जिसके मैच में पाकिस्तान ने कंबोडिया को 1-0 से शिकस्त दे दी है। जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में खेले गए मैच का वाहिद गोल 69वें मिनट में हारून हामिद ने स्कोर किया और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबलों की तारीख में ये पहली फतह है। अगले मरहले में पाकिस्तान सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और उर्दुमान से मुकाबला करेगा। बिल्कुल जी ऐसा ही है। और देखिए जी बेहतरीन तरीके से हमने क्वालिफाई कर लिया। इससे पहले हमने देखा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो अलग अलग टीम्स के अंदर खेलते रहे हैं इंटरनेशनली फीफा के जितने भी टूर्नामेंट्स हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान की अपनी टीम जो है वो जा रही है मुकाबले के लिए। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान फुटबॉल के साबिक कप्तान फैसल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये तो एक बड़ी अच्छी खबर है कि हमने जो है वो फीफा वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड जो है उसका पहला मैच जीत लिया है। मुझे सर ये बताइएगा कि हमें कितने मैचेस जीतने होंगे क्वालिफाई करने के लिए? अच्छा जी, सबसे पहले तो पूरी फुटबॉल कम्युनिटी को पाकिस्तान की कि जिन्होंने पिछले 34 सालों से इतना सब्र किया इस जीत के लिए, तो मैं तमाम पाकिस्तान फुटबॉल कम्युनिटी को मुबारकबाद दूंगा। दूसरा जो आपका सवाल है कि कितने मैचेस हमें दरकार हैं फाइनल राउंड के लिए या फीफा वर्ल्ड कप फाइनल्स के लिए जाने के लिए,
तो उसमें यह है कि जो हमारा ये वाला 2 लेग के पर मुश्तमिल एक ये फर्स्ट राउंड था, जिसमें प्रीलिमिनरी राउंड कहते हैं, जिसको हमने क्वालिफाई करके अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया, जो कि ज्वाइंट क्वालिफिकेशन राउंड है एशिया कप के लिए और इसके साथ साथ फीफा वर्ल्ड कप के फर्दर राउंड्स की क्वालिफिकेशन के लिए, जिसके अंदर हमारे साथ होगा जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और ताजिकिस्तान। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि क्या सिचुएशन इस वक्त है, आप लोग किस तरह से इस इवेंट को देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज को कैसे किया गया, इंतजामात कैसे है, कोई कमी तो नहीं आप लोगों को महसूस हुई? नहीं, इसमें देखिए, अगर मैं फुटबॉल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो लाजमी बात है कि जो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं मैं उनको बहुत ज़्यादा सलाम पेश करता हूं, स्पेशली जो हमारे लोकल बेस्ड प्लेयर्स हैं, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान फुटबॉल टीम है इस टाइम पर वो एक बहुत अच्छा ब्लेंड है हमारे फॉरेन बेस्ड प्लेयर्स का और जो हमारे लोकल बेस्ड होम ग्रोन प्लेयर्स हैं उनका एक अच्छा ब्लेंड है। तो जो स्पेशली हमारे लोकल बेस्ड प्लेयर्स हैं उन लोगों के पास पिछले कोई हम 5 साल अगर आप देख लें तो हमें कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं मिला हमारे लड़कों को कि जिसमें वो कंटिन्यूसली खेलें, जिसमें वो 7-8 महीने की एक लीग खेलें, एटलीस्ट 4-5 महीने की कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हमारी एक लीग हो जिसमें वो खेल रहे हो, ताकि जो भी कोच हमारी इस वक्त काम कर रहा है पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ उसको प्लेयर्स की सिलेक्शन में, उनके फिटनेस लेवल को मेंटेन करने में और उनकी सिलेक्शन में मसला ना हो, ताकि ये प्लेयर्स अगले मैचेस के लिए, कंपटीशन के लिए हर टाइम तैयार रहे हैं। बाकी जो हमारी लॉजिस्टिक्स की चीज़ें हैं, जो मैनेजमेंट की चीज़ें हैं इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस जो हमारे पास टाइम था, मतलब हमारी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास, उन्होंने बेस्ट पॉसिबल कोशिश की है इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करवाने के हवाले से। और जो सिनेरियो है हमारे मुल्क का इस टाइम पर, स्पेशली ये पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन तो मौजूद है, लेकिन हम पता नहीं क्यों इस खेल के जुनूनी हमारे मुल्क में भरे पड़े हैं। आप कराची के लियारी आके देखें कि वो आप मिनी ब्राजील लगता है जब वर्ल्ड कप हो रहा होता है। क्या वजह है कि वो बूम नहीं मिल पा रहा जो क्रिकेट को बहासिल है? तो ये तो वैसे सवाल हमारे आपके मीडिया वाले दोस्तों से पूछने की ज़रूरत है। जुनून तो बहुत ज़्यादा है, उस जुनून को हाईलाइट करने में आप मीडिया के दोस्त हमारे साथ मतलब सपोर्ट करें पाकिस्तान फुटबॉल कम्युनिटी को। या आपने बिल्कुल एक ऐसा बात की है कि देखें ना कि आपने सिर्फ लियारी देखा है, हमने फैसलाबाद देखा है, हमने चमन देखा है, हमने वजीरिस्तान के लोगों को देखा है, हमने चित्राल के लोगों को देखा है। पाकिस्तान में फुटबॉल का जो पैशन है, स्पेशली जो हमारी आवाम है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो उसको हाईलाइट करवाने में तो हमारे मीडिया के दोस्तों ने हमारा किरदार मतलब साथ साथ हमें सपोर्ट करना है। और इस पैशन को हमने ग्लोबली अगर लेकर आना है तो अगर हम थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात करें, जो फीफा का वर्ल्ड कप था उसके अंदर साथ है, तभी आप प्लेटफॉर्म पर बैठकर फैसल बात कर रहे हैं। हमारी तो पूरी सपोर्ट आपके साथ है। मजीद सपोर्ट भी आएगी भाई, बिल्कुल इस खेल को सपोर्ट करना है हमने। और जहां जहां अगर इग्नोरेंस हो रही है तो उस इग्नोरेंस को भी जो है वो फिल करेंगे। लेकिन साथ साथ सर फुटबॉल को हमने इस लेवल पे भी लेके जाना है ना कि जब हम इंटरनेशनल कोई मुकाबला खेलने के लिए जाएं तो हमारे खिलाड़ी बशमूल मैनेजर जो है वो गायब ना हो जाएं। ये हो चुका है हमारी फुटबॉल टीम के साथ एक बार और हम नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा हो। और शायद यही कोई कोताहियां होंगी जिसकी वजह से मीडिया वाले आपको सपोर्ट नहीं कर पाए। लेकिन अब जबकि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आप बड़े दिल और लगन के साथ खेल रहे हैं तो हर शख्स, हर बच्चा आपके साथ होगा इंशाल्लाह इस खेल में। आप बस कदम आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी मतलब कि हमारी बहुत खुशाइन बात है कि अब मीडिया देखे ना, सिर्फ मैच के टाइम पर आप लोगों ने इसको हाईलाइट नहीं किया, आप मैच से पहले भी आपने एक इसका पूरा एक सिलसिला चलाया हुआ था कि इसके ऊपर हाइप क्रिएट की थी। और फुटबॉल के अलावा भी और गेमों को भी साथ साथ कोशिश कर रहा है हमारा मीडिया कि उसको भी हाईलाइट करे, उसके जितने भी फ्लॉज हैं, उसके पॉजिटिव्स हैं वो सामने लेकर आते हैं। अच्छा फैसल, थोड़ा सा मैच के बारे में, हमारी टीम के बारे में बात करते हैं। चलिए, ये तो एक सिनेरियो हो गया ओवरऑल। टीम के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें पोर्चुगल की, अर्जेंटाइन की, ये इनकी गेम जो है, नेचर जो है इनके गेम का वो ऑफेंडर है, क्योंकि इनके पास वर्ल्ड क्लास जो है ऑफेंडर्स मौजूद हैं। CR7 है, मैसी है, सब है। पाकिस्तान की अगर हम टीम की नेचर को देखें, 69वें मिनट के अंदर एक गोल हुआ है कंबोडिया के मुकाबले में और मैच में सिर्फ एक ही गोल हुआ। तो हमारी टीम की नेचर क्या है खेलने की? हम डिफेंडर ज्यादा अच्छे हैं या ऑफेंडर हैं? अच्छा, इसमें ये देखें ना, हर मुल्क का ना एक कल्चर होता है खेलने का, ठीक है। तो हमारा कल्चर भी फुटबॉल का खेलने का बेसिकली ये है कि वो डिपेंड करता है आपके पास इस टाइम पर कोच कौन मौजूद है, ठीक है। इससे पहले हमारी इस नेशनल टीम के साथ काम किया शहजाद अनवर ने, उनकी अपनी एक फिलॉसफी थी, उनका प्लेइंग सिस्टम अलग था, वो फॉर्मेशन एक अलग थी। तो रिसेंटली पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने एक नए कोच को हायर किया है जिसकी हिस्ट्री ये थी कि पहले वो इंडिया के नेशनल टीम के कोच भी रहे हैं, ठीक है, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। तो उनकी खिलाने का फॉर्मेशन डिफरेंट है। लेकिन इसमें हम एक चीज़ ये लाजमी करेंगे कि जो पिछले 7-8 मैच
शहजाद अनवर के साथ खेले हैं, वो एक बेस बनी, ठीक है। और स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने आते ही उस टीम को संभाला है और उसने न्यू फॉर्मेशन, न्यू फिलॉसफी के साथ खिलाया। ये जो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन है, ये बेसिकली 4-4-2 सिस्टम के ऊपर खिलाता है टीम को, जिसके अंदर आप सॉलिड डिफेंस करते हैं, क्योंकि जो ये फॉर्मेट था ना फर्स्ट राउंड का, 2 लेग्स पे मुश्तमिल था। पहला लेग हमने जाकर खेला कंबोडिया के अंदर, उधर हमने रिजल्ट को, हमारी टीम ने क्या किया, कंट्रोल रखा कि हम वहाँ पर खुदा ना खास तो कोई 1-2 गोल के खसारे से वापस अपने मुल्क में खेलने के लिए नहीं आए। 0-0 पे मैच था, तो हमारे पास चांस था कि हम किसी भी टाइम पर 1 गोल करेंगे और हम क्वालिफाई हो जाएंगे। तो वो उस कोच ने स्ट्रेटजी यही बनाई थी। थोड़ा सा हम नाज़रीन को ना मनाजिर भी दिखाना चाहते हैं कि जब ये फुटबॉल टीम आई है खेलने के लिए, वापस गई और आई किस तरीके से, आई थिंक सो ये ट्रक एक है। बिल्कुल, ये सुजुकी वो है आपका एक कैरी ट्रक होता है, डाला। हाँ डाला ये है। और इसमें जो है फर्नीचर जो है यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है मोस्टली, या बकरा ईद के दिनों में जो है वो गाय बैल वगैरह जो है वो इसके अंदर ले जाए जाते हैं, जिसके अंदर हमारी नेशनल टीम जो है वो ले जाई जा रही है। आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। और इस साइकोलॉजी के साथ आए हैं, और उसके बावजूद भी हमने खेल के जरिए हमारी टीम ने बताया है कि भाई साहब हेलो, इधर हम भी खेलने आए। बिल्कुल, वो प्रोटोकॉल जो मेरा ख्याल है कि ड्यू था वो इनको नहीं उस तरीके से मिला, वरना आप देखें ना कि सड़कों पर ट्रैफिक रोक दी जाती है जब क्रिकेट टीम ट्रैवल करती है, तो ये थोड़ी सी ज्यादती है, जो कि मेरा ख्याल है कि जो फेडरेशन है उसको भी देखना चाहिए कि इन मामलात को कुछ बेहतर करे कि एक सामान लोड अनलोड करने वाले ट्रक्स में अगर इस तरह प्लेयर्स को, इसमें तो हंसी भी आ रही है, बिल्कुल जी, बिल्कुल अजीब सी सिचुएशन है। जी फैसल, क्या कहेंगे आप? कुछ हुकाम में बाला से अगर बात की जाए। जी, इसी हवाले से मैं थोड़ा इनपुट ये देना चाह रहा था कि जब भी हम ट्रैवल करते थे ना पास्ट के अंदर किसी भी मुल्क में, लाजमी बात है कि ये थोड़े से फ्लाज हैं हमारे, क्योंकि हम इस इवेंट के होस्ट थे इस राउंड के, तो हमें बेस्ट पॉसिबल अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनको अपना प्रोटोकॉल देना चाहिए था। लेकिन जब हम भी जाया करते तो सामान प्लेयर्स अपना खुद ही लगेज मेंटेन करते हैं, अपनी जो भी बस होती है अगर, तो उसकी डिग्गी में हम खुद ही डालते थे। तो ये है कि लेकिन हम बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी हॉस्पिटैलिटी आपको पता है हमेशा आलीशान रही है, तो थोड़ी सी मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे कमी रह गई है उस प्रोटोकॉल के हवाले से। इन चीज़ों पर गौर नहीं करती, या फिर ये किसकी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों का ख्याल रखे? कोई ड्यू एक प्रोटोकॉल होता है, उसके थ्रू चलना होता है, कि क्या नहीं है फेडरेशन में ऐसी कोई चीज़? उसमें ये देखें ना तो कंटिन्यूटी रहनी बड़ी ज़रूरी होती है कि अब ये फेडरेशन का जो सेटअप है, हमें 8 साल के बाद एक इवेंट मिले, लाजमी बात है कि इनके लिए लर्निंग प्रोसेस है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे तमाम लोगों ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है, और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इस चीज़ को एक्सेप्ट करे और इस चीज़ से लर्न करे, क्योंकि इससे बड़े मैचेस आने वाले हैं। अच्छी बात है, हमारी दुआ है कि हमारी टीम जो है अगले मैचेस जो कि जॉर्डन के साथ और ताजिकिस्तान और सऊदी के साथ अच्छा परफॉर्म करे, बिल्कुल, और हमारी दुआएं फीफा के लिए क्वालिफाई कर जाएं भाई, अल्लाह करे फीफा के लिए क्वालिफाई करें, एशियन गेम के साथ साथ फीफा के लिए भी क्वालिफाई करें। थैंक यू सो मच फैसल, आप हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमने किया है कि जी जो बातें आवाम की नज़र में थी वो हुकाम तक पहुंचाई जाएं, और हुकाम की जो भी सोच होगी वो भी हम आवाम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन अब इस फिल्मी सीन के बाद ये जो एक अक्सर आपने देखा होगा हॉलीवुड कोरियन मूवीज़ के अंदर ये दिखाया जाता है कि जी बड़े आप स्लम से जो है वो लड़के आ रहे हैं खेलने के लिए और इंटरनेशनल इवेंट खेलने के लिए जाते हैं, तो इस तरह के इंतजाम होते हैं, तो ये एक फिल्मी कैफियत बन गई है। तो हमने सोचा कि क्यों ना फिल्म पे ही बात कर ली जाए। अब बिल्कुल जनाब, एंटरटेनमेंट नगरी से खबर है जहां पर भारतीय पंजाबी फिल्म की मैं बात करूंगी जिसका नाम है मौजा ही मौजा, और 20 अक्टूबर को पाकिस्तानी सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। फिल्म में शामिल भारतीय जो फनकार हैं गिप्पी गरेवाल, और इसके अलावा दीगर भी हैं जो कि दरबार साहब करतारपुर का दौरा उन्होंने किया है, पाकिस्तानी फनकारों ने उनका इस्तकबाल किया है। मजीद हमें बताएंगे करतारपुर में मौजूद मोइन जुबैर जो कि नामवर हिदायतकार सैयद नूर के हमरा मौजूद है, तो आइए चलते हैं वहाँ पर। जी मोइन। अस्सलाम वालेकुम, सर्जन मौजूद ने सैयद नूर साहब अज असी करतारपुर आए हैं, तो बड़ा अच्छा जेस्चर दिता है पाकिस्तानी फनकारा ने, तो खास तौर पर सैयद नूर साहब ने, क्योंकि भारतीय पंजाबी फिल्म आ रही है 20 तारीख ਨੂੰ 20 अक्टूबर ਨੂੰ मौजा ही मौजा पाकिस्तान ते गिप्पी गरेवाल का इस्तकबाल किया, बिनू ढिल्लो का इस्तकबाल किया शाह जी ने। सैयद नूर साहब को मजीद जानने हैं। शाह जी, मुल्की सिनेमा इंडस्ट्री, पंजाब की सिनेमा इंडस्ट्री को खिलारता है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ने, भारतीय पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री? अभी तो देख रहे हैं, तजुर्बात हो रहे हैं। मैंने एक तजुर्बा तो जो देखा है जो कैरी ऑन जटा, या जिससे पहले जितनी भी इंडियन फिल्म्स हैं जो लगी हैं यहाँ पे, उसको देखने के लिए हमारे मुल्क के लोग, हमारी मासेस भी, क्लासेस भी
सब लोग आके उन्होंने सलमा को आबाद किया और सलमा पे रौनक रही। जैसे ही वो फिल्में बंद हुई हैं, हिंदुस्तान ने वो फिल्में बंद की, तो पाकिस्तान की आवाम ने वो देखना बंद कर दी फिल्में। सलमा जाना छोड़ दिया। हमारी कुछ फिल्में जिन्होंने आउट क्लास बिजनेस किया, जिनमें मौला जट जो है वो सर फहरिस्त है, इसके अलावा और भी फिल्म, लेकिन वो बात नहीं बन पाई जो हम सोच रहे थे, या वो सलमा वाले सोच रहे थे कि हम सलमा बनाएंगे तो इतना रश होगा, इतना लोग आएंगे, फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव हो जाएगी। हमारी फिल्म इंडस्ट्री को ज़रूरत है को प्रोडक्शन की, ऐसी को प्रोडक्शन जिसमें इंडियन ये जो हमारे इसको खोला है नासिर चन्योटी और इफ्तिखार ठाकुर जैसे लोगों ने वहाँ काम किया, और लोगों ने, पाकिस्तानी लोगों ने भी वो फिल्में देखी और इंडियन ने भी देखी। मैं जी माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ। हम यहाँ पर फिर अब ये सोच लें कि सैयद नूर साहब जो माजी में क्रिटिसाइज़ करते रहे भारतीय फिल्मों की पाकिस्तान में नुमाइश पर, पंजाबी फिल्मों की पाकिस्तान में नुमाइश पर, सैयद नूर साहब आज गिब्बी ग्रेवाल से मुलाकात के बाद अपने स्टांस में तब्दीली ले आ चुके हैं। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ ना, मैं इस इंडस्ट्री के लिए मैं इसलिए चाहूँगा कि जब ये लोग वहाँ जाके काम कर रहे हैं तो उन लोगों को भी यहाँ आना चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे काम होने चाहिए कि को प्रोडक्शन डिज़ाइन हो। उससे क्या होगा कि एक मुकाबले की फ़िज़ा का। अच्छा जी, लास्टली सवाल का जवाब दीजिएगा, आप गिब्बी ग्रेवाल से पहली बार मिले? जी, मैं पहली बार हुआ। तो अभी मुख्तसर सी मुलाकात में कैसा लगी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी लगी आप? ये पर्सनैलिटी तो जो प्रेजेंस जो इंसान की होती है वो होती है, लेकिन एक्टर वो बड़ा होता है जो जब वो किरदार में आता है और अपनी प्रेजेंस बनाता है, और ये अपने किरदार में है कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। और मैं अगर ये कहूँ कि ये एक कंप्लीट आर्टिस्ट है तो इसमें गलत नहीं होगा। यस या नो, आप मौजा फिल्म 20 अक्टूबर को देखेंगे जाके? यस, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सैयद नूर साहब मौजूद थे। बड़ा अच्छा इन्होंने जेस्चर दिया कि जो इंडियन आर्टिस्ट हैं उनको इन्होंने वेलकम किया, और वेलकम करने का सोनली पर्पज़ यही था कि पाकिस्तान की जो फिल्म और सिनेमा इंडस्ट्री है वो भी ग्रो करे, और वो ग्रो इसी तरह करेगी जैसा सैयद नूर साहब ने बताया कि जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुना शाह जी ने जो है वो बड़ी अच्छी बात की है कि इंडस्ट्री जो है वो जवाल का शिकार है, लोग मूवीज़ देखने नहीं आ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि इंडियन फिल्म नहीं लेकिन वो फिल्में जिसके अंदर पाकिस्तानी अदाकार मौजूद हैं और वो किसी और ख़त्े में बनाई जा रही हैं, माँ सिवाय बॉलीवुड के, कनाडा में बनी हुई फिल्म है ये, आप देख सकते हैं, और यहाँ इसकी नुमाइश भी हो सकती है। डेफिनेटली यहाँ पर लगना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी आर्टिस्ट इस मूवी में मौजूद है। नाज़रीन, एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो मजीद प्रोग्राम के अंदर कुछ और रिपोर्ट शामिल करेंगे। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है मैं, और बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान के टैलेंट की, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हीरो पाकिस्तान में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे सिंगर से जो कि मौसीकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी के नवासे हैं। मोहम्मद एहतिशाम की आवाज़ इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी धूम मचा रही है। बिना किसी इंतज़ार के आवाम से भी मुलाकात करवाई जाए एहतिशाम की। अस्सलाम वालेकुम एहतिशाम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक फॉर हैविंग मी। अच्छा एहतिशाम, ये बताइएगा कि अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, ये जो गाने का शौक आप में पाया जाता है ये नाना अब्बू की वजह से है या आपको लगा कि नहीं मैं भी गा सकूं? क्योंकि भाई अगर आपके नाना की बात की जाए तो वो तो लेजेंडरी सिंगर, इंडो पाक के बेहतरीन मतलब शाहकार हैं उनके तो नाम पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। व्हेन आई एम 4 years old आई वांट सिंग सॉन्ग लाइव स्टेज इन स्कूल लाइफ। तो ये बचपन से ही मेरे में क्रेज़ था और गॉड गिफ्टेड टैलेंट था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था इतना। तो ये अचानक ही मतलब 18-20 ईयर्स की एज के अंदर मुझे पता चला कि लाइक मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे ख़ानदान से हैं और मैं उनका रिलेटिव लगता हूँ, दूर से नवासा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि उनकी लेगेसी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर मैंने डिफरेंट जॉनरास के अंदर परफॉर्म करना शुरू किया, गाना शुरू किया और सुनना भी शुरू किया। अच्छा, ये जो एहतिशाम उड़ीका तेरियां हैं, इसमें आपने जो सारे गामा का तड़का लगाया उसके साथ, ये किस तरह कंपोज आपने किया म्यूज़िक, और ये लिखा किसने है, किस तरह गाना बना है, कुछ इस बारे में बताइए। ये बेसिकली हमारी पूरी एक टीम है, रिवर्ब स्टूडियो, तलहा लियाकत साहब मेरे जो टीचर भी हैं जिन्होंने मुझे सिखाया क्लासिकल म्यूज़िक।
तो उन्होंने मिलके मेरे साथ लाइक सारा काम स्टार्ट किया था हम लोगों ने मिलके। तो सरगम का जो तड़का है वो बेसिकली उन्होंने ही स्टार्ट किया और उन्होंने बताया, उन्होंने ही लगाया इस गाने के अंदर। और ये गाना एक ज़रा चैलेंजिंग सॉन्ग था मेरे लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एक थोड़ा सा पंजाबी टच के अंदर गाना था और मैं बेसिकली एक क्लासिकल सेमी क्लासिकल पॉप रॉक वाला सिंगर था, तो प्लेबैक वर्जन में मैं गाता था। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मुझे उन्होंने एक चैलेंजिंग सॉन्ग दिया था जिसके अंदर मुझे यानी और ये चैलेंज आपने बड़ा बखूबी जो है वो निभाया है, बेहतरीन आपने जो है ये गाना गाया और अच्छी आवाज़ के साथ। मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया रफ़ी साहब आपके दूर के जो है वो रिश्ते में नाना लगते हैं, तो ये रिश्ता कितने दूर का और कितना नज़दीक है, थोड़ा इसके बारे में बताएं, क्योंकि उनका ताल्लुक इंडिया से है, आप पाकिस्तान में हैं, तो ये किस तरीके से जो है ये रिलेटिव्स के जो है हिजरत हुई? उसका ये सीन है कि मेरी जो नानी अम्मी है उनके फर्स्ट कज़न थे, ताया के बेटे। अच्छा। और वालदा साहिबा के मामू लगे उस लिहाज से, तो उस लिहाज से मेरे दूर के नाना लगे, क्योंकि जब वो पाको हिंद का जो सीन था, जब लाइक पार्टीशन हो रही थी, तो उन दिनों में लाइक मेरी नानी पीछे से पंजाब अमृतसर की थी रहने वाली, तो वहाँ से लाइक उनका एक जर्नी स्टार्ट हुआ था गाने का सिलसिला, तो वो उनको शौक था और मेरी नानी ने उनको लाइव सुना भी हुआ। नानी के तायाजाद भाई तो काफ़ी करीबी रिश्ता हुआ है यार, आप तो बता रहे थे दूर के नाना है, तो नानी के तायाजाद भाई हैं आपने बताया अभी। अच्छा, अब ये बताएं नाना अब्बू का कौन सा गाना सबसे पहले आपने सुना, गुनगुनाया और पजीराई मिली, लोगों ने कहा कि यार बड़ा अच्छा गाते हैं आप, वो ज़रा हमारे लिए गुनगुनाइए। ओह माय गॉड, ज़रूर, क्यों नहीं। ये गाना सुनाने से पहले मैं आपको इसका हल्का सा स्टोरी बता दूं। ज़रूर ज़रूर। कि जब ये गाना मैंने सुना था तो रफ़ी साहब को जब मैंने गाने की कोशिश की थी या मैंने सुनना शुरू किया था, क्योंकि मैं तो बहुत सरप्राइजिंग हो गया था, शौक हो चुका था, मैं एक पॉप रॉक सुनने वाला बंदा था जब मैंने अपनी गायकी स्टार्ट की थी, तो क्लासिकल की तरफ मेरा उस टाइम रुझान नहीं था, और आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान साहब, कुछ इस तरह के मैं सुनता था स्टार्ट पे। तो जब उनको सुनना शुरू किया, देन मैंने उनका एक गाना सुना था, चाहूँगा मैं तुझे, जो कि 1964 दोस्ती फिल्म का गीत है। तो वो उसको सुन के मैं बड़ा ज़ारों कतार रोया था कि हो सके तो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि मुझे भी कुछ परसेंटेज वैसी खुशबू, वैसा जायका गाने का अगर शोहरत मिल सकती है, कुछ परसेंटेज। मैं कभी भी वैसा नहीं बन सकता, ही द बिगेस्ट लेजेंड इन द वर्ल्ड। बड़प्पन है आपका, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। सोनू निगम ने भी यही कहा है कि रफ़ी साहब जैसा कोई दोबारा आ नहीं सकता। अब ये उड़ीका तेरियां के अलावा भी पाइपलाइन में मौजूद है, कुछ गाने और कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कुछ बताइए। जी बिल्कुल, मेरा एक एल्बम आ रहा है और एक सिंगल इन्हीं दिनों में एक रिलीज़ हो रहा है, जो कि इंडिया के इंटरनेशनल लेबल से रिलीज़ हो रहा है। 3 साल पहले वहाँ से एक गाना रिलीज़ हुआ था, बारिश की बूंदें, जो ऑडियो में था लेकिन काफ़ी वायरल हुआ था, तो वो मेरा एक इंडिपेंडेंट फर्स्ट डेब्यू सॉन्ग था। ये वाकई आपकी आवाज़ जो है वो एक प्लेबैक सिंगर वाली आवाज़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप भी नाना की तरह जो है वो बहुत सारे लोगों की आवाज़ बन सकते हैं। तो कुछ इरादा है आपका मूवीज़ की जाने आने का, कोई ऑफ़र हुई या आपने अप्रोच किया हो खुद से? अभी दोनों तरफा काम चल रहा है, अप्रोच भी कर रहे हैं और ऑफ़र एक जगह पे हुई है, जो कि इंडिया की एक फ़िल्म के अंदर मैंने अपना एक गाना भेजा तो होगा, लेकिन अब वो पिक्चराइजिंग के लिए लाइक एक्टर एंड एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं। अभी वो फिल्म की स्टोरी कंफर्म की जा रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं और दूसरे अदर आर्टिस्ट हैं जिनकी फिल्म्स के लिए और ड्रामा सीरियल्स के लिए OST के लिए अप्लाई किया हुआ है। इंशाल्लाह मेरा बेसिक एम भी एज अ प्लेबैक सिंगर ही काम करना है, तो मैं भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो एहतिशाम, अभी जो आपकी एल्बम आ रही है, जो सोलो गाना एक आ रहा है, वो किसने लिखा है, उसके बोल किसने तहरीर किए हैं, कुछ बताएंगे उन चीज़ों के बारे में? बेसिकली मैं ख़ुद एक लिरिसिस्ट, कंपोज़र और एक सिंगर भी हूँ, तो सब काम खुद ही करता हूँ, लेकिन जो सिंगल लिखा है वो मेरे टीचर ने ही लिखा है, तला लियाकत साहब ने। उनको एक ख्वाब में एक आमद हुई थी। वो गाना एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें इंसान किसी भी रिश्ते को याद कर सकता है, कि जिसके पास कोई रिश्ता नहीं है, माँ बाप, बहन भाई, बीवी, दोस्त, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, तो वो अगर अकेला है तो उस अकेले को उस गाने से बहुत कुछ रिवाइंड हो सकता है पिछला। तो वो एक सिंगल है जो रिलीज़ होने जा रहा है। उसके अलावा जो मेरा एल्बम है ख्वाब नाम का, वो मैंने खुद सारा लिखा है और ख़ुद सारा कंपोज किया है, तो उसकी वीडियोस पे काम चल रहा है। वो 2024 में इंशाल्लाह रिलीज़ होगा। चलिए, आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम को? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में किसी भी किस्म का, जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो
काम करते रहें, लगे रहें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। नेवर गिव अप वाला सीन अपनाएं, कभी भी डिग्रेड ना हो किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से, क्योंकि लोगों का तो काम है बोलना और बोलते रहेंगे तो इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने किया है एहतिशाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंड योर प्लेबैक सिंगिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, आप बोल का हिस्सा बने, थैंक यू। और अब नाजरीन बोल प्रेडिक्शन का वक्त हो गया है और आज हमारे साथ कौन है सैरिश? बदलते सितारों की चाल जो कि हमें बताएंगे इरफान कामिल साहब बताएंगे। तो इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू आवर शो। अभी भी आप परदेश में ही या वापस आ गए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सैरिश, क्या हाल चाल है? फाइन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, पहले तो आप सैरिश के सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या आप कहाँ हैं, परदेश में? जी जी अभी मैं बेहतरीन। तो सर ये दो हो गई हैं अब, इंडिया पाकिस्तान वाली भी हो गई और श्रीलंका पाकिस्तान वाली भी हो गई। देखें जी, जो दूसरी वाली है वो भी आपने देखा होगा। अब तो आप यार सोशल मीडिया के लोग हैं, आप लोग देख लिया करें सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है। हाँ हाँ वो तो हमें पता चल गया है, लेकिन ये सितारों के हाल में नहीं पता चलता कि जी मुलाकातें हो रही हैं, माहौल बन रहा है, ये नहीं पता लगता। काश के ये पता लग सकता। हाँ तो फिर तो बहुत कुछ पता लग जाता फ़हीम भाई। सही 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 सही। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम उसको तो प्रेडिक्ट कर लेते हैं जो सबसे टफ है। ओके, कि हमने टॉस को प्रेडिक्ट कर लिया, सही। लेकिन नियतों को कैसे प्रेडिक्ट करें ये कहीं नहीं समझ में आता, क्योंकि ये अल्लाह के पास ही है बस ये। बेशक बेशक ऐसे फिर तो मैच को कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ वाकई यही वजह है। किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के मैच को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, फिर आप ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच अब आगे आ रहा है ना? हाँ, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच आ रहा है 20 तारीख को। तो इस पे प्रेडिक्शन क्या है फिर आपकी? अब 20 तारीख को है सैरिश, जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। जी जी, तो ये जो 20th को है, इसमें जो टॉस है ये पाकिस्तान जीतेगा और मैच भी इंशाल्लाह पाकिस्तान का है ये। इंशाल्लाह टॉस भी और मैच भी। अच्छा, आज एक और बड़ा अहम मैच जो है वो होने जा रहा है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। न्यूजीलैंड इस वक्त चार्ट के ऊपर टॉप कर रही है, छाई हुई है। खैर इंडिया जो है वो आज तीसरा मैच न्यूजीलैंड खेलने जा रही है, तो आज शायद हो सकता है जीत के बाद बराबर कर दे। लेकिन अफगानिस्तान अब वो टीम नहीं रही जो थी, क्योंकि बानी क्रिकेट को हरा चुकी है, इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा चुकी है। अब वो गोरे जो इसे जेंटलमैन्स गेम कहते हुए बड़ा फख्र महसूस करते थे, गेम तो जेंटलमैन्स की रह गई है, लेकिन अब खित्ता बदल चुका है, अब उनके पास ये गेम नहीं रही है सर। तो अफगानिस्तान ने तो ये उन्हें दिखा दिया है कि भाई अब जरा हल्के में आना है आपने। न्यूजीलैंड के साथ क्या कोई अपसेट देख रहे हैं? कुछ सितारों की चाल क्या बता रही है? न्यूजीलैंड के साथ बिल्कुल अफगानिस्तान का अपसेट हो सकता है, क्योंकि जो इस वक्त अफगानिस्तान का जो खित्ता है ये बिल्कुल पाकिस्तान से जो अटैच है। तो आप समझें कि पूरा बॉर्डर जो है, तो यहाँ पे जो प्लानिटरी पोजीशंस होती है ना, ये ऑलमोस्ट सेम होती हैं। सर हद से ज्यादा अटैच है, 1 मिलियन तो वापस करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो होपफुली मुझे लगता है कि अफगानिस्तान टफ टाइम देगा न्यूजीलैंड को। चलो जी, जबरदस्त। अफगानी जो है ना वो बड़ा इस वक्त को हतमी फैसला नहीं दे रहे इरफान भाई, आप लग रहा है 2 प्रेडिक्शन के बाद थोड़ी सी जो है वो घबराहट हो रही है। नहीं, कोई घबराहट नहीं है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी चीज़ों के अंदर बहुत कैलकुलेटेड रहता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जो इल्म दिया हुआ है ना आपको, ये गैब के फैसले तो अल्लाह ही जानता है। बेशक बेशक। लेकिन हमें जो कुछ है, जो अल्लाह ने दिया है, वो भी उसी की तरफ से है। और आप एक चीज को प्रिडिक्ट करते हैं जो अल्लाह ने आपको इल्म दिया होता है। अच्छा, होता क्या है कि मेरे ज्यादा जो फोकस है ना, मैं टू बी वेरी फ्रैंक आपको बताऊं, मैं सिर्फ पाकिस्तान से बहुत एफिलिएशन है, तो पाकिस्तान के मैचेस को जरा ज्यादा देख रहा हूँ। जाहिर सी बात है। मैंने जैसे 20 तारीख का मैच है, फिर उसके बाद 23 तारीख को आ रहा है, फिर 27 तारीख को आ रहा है, तो ये तीनों मैचेस को मैंने ज्यादा फोकस करके इन तीनों के लिए किया। जैसे 20 का मैंने आपको बताया, फिर 23 तारीख को जो मैच आ रहा है वो अफगानिस्तान के साथ है मैच पाकिस्तान का। 20 और 23 के बीच में जो है वो 21 तारीख को भी मैच होने जा रहा है। एक बहुत बड़े खिलाड़ी की वापसी होने जा रही है सियासी मैदान में, उन पर भी नजर रखी है आपने? उनके सितारे पहले आपको लास्ट वीक बता चुका हूँ वो। आप बिल्कुल बता चुके हैं। आपने ये भी कहा था कि माहौल थोड़ा सा जो है वो नाखुशगवार भी है, मैंने कुछ आपने इशारा दिया था। अगर ये आ गए तो 21 तारीख तक, क्योंकि 21 के बाद ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उनकी तरफ से कोई डेट दी हुई है, ये बेसिकली 21 तारीख के बाद एकदम आप चले जाएंगे वेनस से निकल के आप एंटर होंगे मार्च में। ये चेंजेस का टाइम है ये। सही। तो वो जो चेंजेस का टाइम है, उसी लिहाज पे मैंने ये बात कही थी आपको कि 21 तक मुझे लगता है कि इनका टाइम बेहतर है अगर ये अराइवल हो जाता है इनका। लेकिन उसके बाद फिर मुझे चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही हैं। सही। पाकिस्तानियों के लिए क्या हालात वाकयात आगे चलकर होने वाले हैं? उनके पेट्रोल तो कुछ सस्ता हुआ है,
कहा जा रहा है कि अब महंगाई में भी कुछ कमी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, वाज़ेह कमी नहीं, लेकिन कुछ रिलीफ मिलेगा। तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा या वक्ती है? नहीं, ये अभी चलता रहेगा। ये नवंबर तक तो आपको ये सब इसी तरह मिलेगा। हाँ, नवंबर के बाद जब दिसंबर होगा तो आपको गोल्ड प्राइजेस हाई होनी शुरू होंगी। अच्छा, जो कि एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि जुपिटर का टाइम होता है, गोल्ड प्राइजेस हाई साइड पे जाती हैं। अब क्योंकि इस वक्त जो टाइम है वो वीनस का और मार्स का आएगा, तो ये कमोडिटी जिसमें करेंसीज हो गई, जिसके अंदर आपका पेट्रोल, जितने फ्यूल ऑयल, क्रूड ऑयल, ये आपको थोड़ा नीचे मिलेगा इसमें। लेकिन आगे आपको गोल्ड प्राइजेस थोड़ी हाई साइड पे मिलेंगी, बट ये अभी ग्रेजुअली डाउन होगा। अभी डॉलर और ये करेंसीज, ऑयल प्राइजेस ये थोड़ी डाउन होंगी। यानी जिन्होंने खरीदनी है वो भी खरीद लें, आगे चलकर फिर ये दिसंबर में ऊपर इसकी हाँ, बिल्कुल अच्छा टाइम, राइट टाइम, बिल्कुल सही। बाइंग के लिए अच्छा टाइम जो है वो नजर आ रहा है। बाइंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और बाकी हमारा जो अगले 2 मैचेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 23 तारीख को मैच होने जा रहा है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है, क्योंकि शायद मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीक में अवेलेबल ना हूँ, कुछ मेरी कमिटमेंट्स हैं यहाँ पर। तो वो जो मैच होने जा रहा है 23 तारीख को, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। उसके अंदर जो अफगानिस्तान की जो टीम है वो टॉस जीतेगी और पाकिस्तान का मैच विनर पाकिस्तान होगा। मैच विनर पाकिस्तान, अल्लाह ने चाहा। और 27 तारीख को जो मैच है ये बड़ा क्रूशियल मैच है। ये बहुत टफ मैच होगा जो साउथ अफ्रीका के साथ है पाकिस्तान का। इस मैच के अंदर टॉस साउथ अफ्रीका जीतेगा और मैच के समझे 90% चांसेस साउथ अफ्रीका के जीतने के हैं। पाकिस्तान के चांसेस मुझे लगता है लास्ट में आके थोड़ा सा क्रूशियल होगा ये मैच, लेकिन विनिंग साउथ अफ्रीका की नजर आ रही है। जी एंड तक जाएगा, क्योंकि चेन्नई में होने वाला है मैच। जाहिर सी बात है वहाँ की पिच के बारे में सब यही कहते हैं कि जी वो बॉलर्स को सपोर्ट करती है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी जो है वहीं पे खेले थे, 199 के ऊपर पूरी टीम को जो है उन्होंने ढेर कर दिया था इंडिया ने। और इंडिया को भी जो है वो बनाने में काफ़ी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि पहले ओवर के अंदर ही 3 विकेटें गिरा दी थी, पहले 2 ओवर्स में जो है 3 विकेटें गिरा दी थी इंडियंस की। तो वहीं पर जो है वो मैच खेलने के लिए जा रहे हैं ये साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान भी। इस वजह से भी जो है वो कंडीशंस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि टफ हो सकती हैं। जी, हम तो खैर प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा अंदाजा नहीं होता। नहीं, मैं आपको सपोर्टिव इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको सपोर्ट कर रही है आपकी बात को। एक नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन है फहीम भाई। बस लेकिन हम दुआ करते हैं कि बस पाकिस्तान जरूर जीते इंशाल्लाह, क्योंकि अब जो मैचेस आएंगे ना 23 तारीख के बाद के जो मैचेस हैं थोड़े डिफिकल्ट होंगे पाकिस्तान के लिए। चले खैर, अभी फुटबॉल के हवाले से शायद आपने नहीं देखा होगा, वरना आपसे पूछते कि ताजिकिस्तान, सऊदिया और जॉर्डन के साथ भी आगे मैचेस हैं, फिर हमें फीफा के लिए क्वालिफाई करना है, तो उनके क्या हालात वाकयात रहेंगे। लेकिन आई थिंक सो आपने नहीं देखा होगा। जी, मैंने नहीं देखा उस बारे में। मैंने अच्छी बात है, लेकिन यह है कि हमारी टीम जो है वो बड़ी स्ट्रांग हो गई है और कंबोडिया को जो है वो हमने हराया है। अभी सिर्फ एक ही मैच हुआ है। एशिया कप के लिए जो है वो हम पहले करेंगे क्वालिफाई, फीफा के ही अंडर आता है ये, और फिर उसके बाद हम फीफा का एक क्वालिफाइंग राउंड है उसे कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बस पाकिस्तान की एक पोजीशन बता सकता हूं, जो 23 अक्टूबर तक की जो पाकिस्तान की मैचेस स्पोर्ट्स के मामले में जो भी पोजीशन होगी बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली डाउन होगा थोड़ा सा। अब अल्लाह करे उसमें बेहतरी हो, लेकिन क्योंकि जब मार्च का टाइम होता है थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इरफान साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब की फरमाइश आई है, वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि हारिस रऊफ की आप क्या स्टैंडिंग देख रहे हैं सितारों के एतबार से? मुश्किल सवाल कर लिया आपने। लेकिन क्योंकि कई दफा ना कहते हैं ना कि कुछ दिल नहीं तोड़ने चाहिए। बस तो फिर ना तोड़े, मैं तो कहता हूं इरफान भाई। अच्छा, अभी मैं कह रहा हूं कि आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिया, तो मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला उनकी बस दुआ करते अच्छी रखे और अल्लाह ताला उनकी। हॉरोस्कोप की बात कर लेते हैं वेरी क्विकली। हॉरोस्कोप जो है वो क्या कह रहे हैं, बुर्ज क्या फरमा रहे हैं? अगर आप स्टार्टिंग से अभी जो वक्त है, जैसे हम अगर सिर्फ वीक को अगर प्रिडिक्ट करते हैं, इस वीक को प्रिडिक्ट करते हैं जो अभी स्टार्ट हुआ है और अभी कमिंग आप वेडनेसडे के ऊपर हैं, ये वीक जो है ये वीक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा इस वक्त। स्पेशली देखें, अभी हम सोलर इक्लिप्स से निकले, सबसे बड़ी चीज़ जो आप भूल गए इसको। जी। सूरज ग्रहण जो है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, लोगों के लिए। ये जब सोलर इक्लिप्स हुआ है, इस सोलर इक्लिप्स के अंदर, सूरज ग्रहण के अंदर 4 लोगों की 4 ज़ोडिएक साइंस ऐसे हैं जिनकी पोजीशंस में बहुत, यानी समझे उनके 180 डिग्री बिल्कुल चेंज हो जाएंगी उनकी चीजें। और वो कौन से? अच्छाई में, मैं बुराई तो बताता नहीं हूँ, सिर्फ अच्छाई की बात करता हूँ। तो नंबर 1 जो आपके टॉप ऑफ द लाइन है वो है पाइसेस। पाइसेस की बहुत सारी चीजें जिसमें उनके कैरियर्स हैं, वो उनकी जो उनकी जॉब्स हैं वो बहुत ज्यादा, उनको कैरियर्स के अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे उनको।
दूसरे उनको हेल्थ वाइज अगर कोई जो लॉन्ग ड्यूरेशन उनके साथ जो इश्यूज चल रहे थे वो उनके इश्यूज से रिगार्डिंग स्टमक से रिलेटेड वो उनके रिजॉल्व होंगे इसके अंदर। सेकंड, आपके पास जो सेकंड आपके पास आ जाता है ज़ोडिएक साइन, वो है लिब्रा। लिब्रा की बहुत सारी चीजें जिसके अंदर के उनके पास बिजनेस के एस्पेक्ट्स हैं, वो बहुत क्विकली जो उनके बहुत अरसे से डाउन थे वो बहुत राइजिंग साइड के ऊपर चले जाएंगे। दूसरे, उनको जो स्किन रिलेटेड डिजीज थी वो काफी तौर पे उनकी 90% रिजॉल्व हो भाई जाएंगी। थोड़ा सा जल्दी बताइएगा, वक्त हमारे पास कम है। बाकी के 2 साइंस के बारे में बता दें कौन कौन से? बाकी 2 साइन, एक कैप्रिकॉन आ जाता है, एक एक्वेरियस आ जाता है। ये दोनों को इन टर्म्स ऑफ हेल्थ और इनके कैरियर इवन देन जॉब प्रमोशन इनकी बेस्ट रहेंगी, इवन इन कैप्रिकॉनियर्स और एक्वेरियस, ये दोनों की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। ये इनके लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि अब चेंज हो गया उनका सब साइकिल। अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन। थैंक यू सो मच इरफान भाई, आप हमेशा ही जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और आज भी आपने सारे साइंस की अच्छी बातें बताई हैं और बुरी बात। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे और हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है एक मरतबा फिर हमें बता रहे हैं कि वक्त तमाम होता है और कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा मुझे, फ़हीम खान को और मेरे साथ सहरिश को, और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।